नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को देखते हुए हम लोग विज़न के 1 ईयर के 365 सॉल्व कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में हमने एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सॉल्व कर दिए हैं, और जिनमें से इकोनॉमिक्स और आपका सोशल इशू पूरा कंप्लीट अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और विज़न 365 पीटी स्पेशल के लिए कल्चर का, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चंस हमारी प्रिलिमिनरी में काफ़ी मात्रा में आने लगे हैं और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि राम मंदिर बना है, कुछ शांति निकेतन भी सुर्खियों में रहा है, तो सबसे पहले यही देखते हैं हम लोग, मूर्तियाँ, मंदिर, स्थापत्य। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इन आर्किटेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं शांति निकेतन की। शांति निकेतन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया एक विद्यालय था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इसकी स्थापना की थी। शांति निकेतन यानी खुले आसमान के नीचे एजुकेशन दिलाई जाती थी। तो उसको ज़रा देखते हैं क्या हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी यूनेस्को रिकग्नाइजिंग किसे? शांति निकेतन को। क्या है? शांति निकेतन जो है भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। कौन सा? 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी यूएनओ की एक ऐसी संस्था है जो यूनेस्को के रूप में जानी जाती है, जो सांस्कृतिक रूप से आपके तो ये जो यूनेस्को हम लोग बता रहे थे, तो यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को एक ऐसी संस्था है यूएनओ की जो कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से और नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से एक विशेष लक्षण या विशेष, आप ये समझ सकते हैं कि विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। तो उसके संरक्षण, उसके कंजर्वेशन की बात करता है यूएनओ। तो उसी के अंतर्गत भारत में ये 41वीं WHS साइट घोषित की गई है धरोहर के रूप में। अब जरा देखते हैं इससे संबंधित। पश्चिम बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर है। ठीक है, अगर इसके अन्य 2 धरोहरों के बारे में हम जानेंगे तो सुंदरबन उद्यान और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे यूनेस्को में ऑलरेडी क्या है, स्थल के तौर पे जानी जाती है। अगर हम यूनेस्को के इस हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपका पेरिस में है। जरा देखते हैं शांति निकेतन के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ सुरेंद्र नाथ कार, नंदलाल बोस, पैट्रिक आर्थर गोडसे ने अहम भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक परिषद आईकोमोस ने शांति निकेतन को यूनेस्को के WHS में शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल यूनेस्को, उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ऐतिहासिक इमारतों, वास्तुकारों, विशेषज्ञों की दूसरी बैठक का एक परिणाम है। यह 1966 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर यूनेस्को इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, यानी फ्रांस में। आईकोमोस के बारे में यूनेस्को से जुड़ा एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य स्मारक, भवन, सांस्कृतिक विरासत स्थल, उनका संरक्षण और उनका उपयोग को बेहतरी बढ़ाना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। भारत सहित इसके कितने सदस्य देश हैं? 151 इसके देश हैं। ज़रा WHS के बारे में जान लीजिए। क्या बताया? विश्व धरोहर सूचीबद्ध धरोहर स्थल होते हैं। 1972 में विरासत कन्वेंशन के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के वाले स्थान इसमें चिन्हित किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों स्थान श्रेणियों में, यानी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, ठीक है, यानी 3 श्रेणियाँ होती हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों कंज्यूम की जा सकें, यानी दोनों जोड़ी जा सकें। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिक्स्ड है।
WHO द्वारा सौंपी गई अस्थायी सूची टेनेटिव के आधार पर नामांकित किया जाता है और विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए किसी स्थल को चयन संबंधी 10 मापदंडों को पूरा करना होता है। अन्य जानकारी क्या है? यूनेस्को के विश्व विरासत कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए विश्व विरासत समिति का एक सलाहकार निकाय है और हेरिटेज एट रिस्क के तौर पर इसे इंडिकेट किया जाता है। शांति निकेतन के बारे में जरा समझिए क्या है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बीरभूम जिले में। शांति निकेतन भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं के साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी और डोको कला मिश्रित पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसे अपनाया है। विशिष्टता क्या है? कला की संपूर्ण कृति की एक विशिष्ट भारतीय उदाहरण है जहां जीवन, शिक्षा, कार्य और कला अपने स्थानीय और वैश्विक रूपों को एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। स्थापना 19वीं शताब्दी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ मृदा अपरदन के कारण कुछ बंजर भूमि बदल गया था। इस घटना को स्थानीय भाषा में खोई कहा जाता है। ठीक है, और ये शांति निकेतन के दो तरफ अजय और कोपाई नदियों द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें हम अलग अलग संस्कृतियों के कला तत्व देख लेते हैं। चीन में गुहादार गोलाकार खिड़की होती है। जापान कास्ट कृतियाँ बनाई जाती हैं। नव गौथिक कला क्लासिकल बंगाल शैली में शांति निकेतन में सुरुल कुथवारी की जाती है। बौद्ध में अजंता, पाठन और सांची में छतिम तक से रेलिंग की जानी है। सल्तनत और मुगल काल में मेहराब, अग्रभाग और जालियाँ। ठीक है, बंगाली में अगर हम बात करें चेती, यह ग्रामीण झोपड़ी से प्रेरित है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख स्थापत्य और सांस्कृतिक विशेषताएं देखें। समग्र रूप से कांच का मंदिर शांति निकेतन परिसर में बनी प्रथम संरचना थी। यह मंदिर किसी संप्रदाय विशेष का नहीं था। स्थानीय स्थापत्य शैली। भवन निर्माण में क्या क्या यूज़ किया गया है? मिट्टी, घास फूस जैसी पारंपरिक सामग्री, मजबूत सीमेंट, कंक्रीट, दोनों तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल है। सजावट के लिए क्या है? परिसर की दीवारों में प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा भित्ति चित्र, फ्रेस्को विधि से बनी चित्र और मूर्तियाँ सुसज्जित हैं। कलोबारी की दीवारों में गलिहारी, भरहूत, महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो, मिस्र और सरनिया रूपकानों का अलंकृत किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। शांति निकेतन में 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी। तपोवन, गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं को प्रेरित किया गया था। आश्रम 1925 में पाठन भवन बनाया गया था। शांति निकेतन में परिवेश के कारण यह आश्रम की स्थापना की गई। भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन 1921 में विश्व भारती नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके पहले कुलपति बने थे। आगे क्या है? बंगलार माटी। पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगलार माटी, बंगलार जल के नाम से एक राज्य गान बनाया था। बंगाल के विधानसभा ने पहला वैशाख राज्य दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। बंगाली कैलेंडर में ये दिन यानी 15 अप्रैल को पड़ता है। बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किए गए बंग भंग आंदोलन दौरान लिखा गया था। रक्षाबंधन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बढ़ावा दिया गया था। टैगोर ने अनार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का ही एक ऐसा नाम आता है जिनका दोनों देश में राष्ट्रगान है। आगे क्या है? पवित्र होयसल मंदिर के बारे में क्यों सुर्खियों में रहा? यूनेस्को के पवित्र होयसल मंदिर भारत का कौन सा बना है? 42वां धरोहर बना है। शांति निकेतन कौन सा बना था? 41वां बना था। होयसल मंदिर 3 मंदिर में है। चैनकेश्वर मंदिर बेलूर, होयसलेश्वर मंदिर हेलीबोंड और केशव मंदिर सोमनाथपुरा में है। ठीक है, होयसल मंदिर समूह कर्नाटक का चौथा विश्व धरोहर स्थल है और 3 धरोहर हम्पी, पदक्कल, पश्चिमी घाट, कर्नाटक वाला भाग ये इसमें आता है। होयसल मंदिर और उससे अनूठी विशेषताएं जरा देखें। चेन्ना केशव का मंदिर क्या है? इसे विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर के निर्माणकर्ता ने 1117 ईस्वी में बेलूर क्षेत्र में हायसन जिले में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। मंदिर याक्षी नदी तट पर स्थित है। देवता यह एक देवालय वाला मंदिर है जिसके गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो चेन्नकेश्वर नाम से भी लोकप्रिय है। यहाँ चेन्ना का अर्थ सुंदर और केशव विष्णु का अन्य नाम है। यह मंदिर वर्तमान में श्रद्धालुओं के लिए खुला है। तीनों मंदिर एकमात्र मंदिर है जहाँ श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। होयलेश्वर मंदिर हेलीवुड मंदिर का निर्माण 1121 ईस्वी में हेलीवुड हासन जिले
के में बनवाया गया, जिसे विष्णुवर्धन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह मंदिर द्वार समुद्र झील के तट पर स्थित है। देवता नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है और संहार के देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। केशव मंदिर के बारे में देखते हैं। निर्माणकर्ता, इसका निर्माण होयसल राजा नरसिंह तृतीय ने किया था और इनके शासन में सोमनाथ 1268 ईस्वी में सोमनाथपुरा मैसूर में बनवाया गया था। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। त्रिकुट मंदिर है, भगवान कृष्ण के 3 अर्थात जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। बाकी आप देख रहे थे ये कहाँ पर था, ये आपका शिव मंदिर था पहले वाला। होयसल मंदिर की स्थापत्य शैली जरा देखते हैं। इस मंदिर में मिश्रित और बेसर शैली है, ठीक है। मुख्य विशेषता के तौर पर द्रविड़ और नागर शैली भी मिश्रित की गई हैं। देखिए द्रविड़ नागर शैली में तो आप देखेंगे कि ऐसा बनेगा, जबकि द्रविड़ शैली में विमान बनते हैं, ऐसे ऐसे विमान बनते हैं। यहाँ पे दिखाया भी गया है मित्रों, ये देखिए, ये जो व्यवस्था है ये विमान टाइप की व्यवस्था है, ठीक है। और ये जो प्रांगण बनाया गया है ये आपका नागर शैली के द्रविड़ शैली के तौर पर ही जाना जाएगा। और ये जो आकृति ऐसी टाइप की बनी है, ये आप एक बार कह सकते हैं कि ये नागर शैली के तौर पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नागर शैली जो होती है उत्तर भारत में है और द्रविड़ शैली जो होती है वो आपकी दक्षिण भारत में होती है। इस शैली में भूमजा शैली अत्यधिक प्रभाव है। भूमजा शैली उत्तर भारत में शिखर एक प्रकार का है। इसके अलावा कल्याणी के चालुक्य मंदिर कर्नाटक के द्रविड़ शैली से प्रभाव देखा जा सकता है। स्थापत्य और विशेषताएं क्या हैं? इस शैली में ऊंचे चबूतरे यानी अधिष्ठान तारकीय योजना से बनाए जाते हैं। मंदिर के निर्माण में शैलखंडी का उपयोग किया जाता है। शैलखड़ी क्या है इसे जरा समझते हैं। शैलखड़ी जो कि है मुलायम और नर्म होता है। गर्भगृह यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। कच्छ तटीय भाग में पीठ, आसन, मुख्य देवता मूर्ति स्थापित होती है। मंडप यह मंदिर का वह भाग है जहां लोग प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं। मंडप परिसर में वृत्ताकार स्तंभ भी बने हैं। प्रत्येक स्तंभ में शीर्ष कोष्ठक पर 4 मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। गोपुरम के बारे में बात करते हैं। इस शैली में निर्मित मंदिरों का गोपुरम काफ़ी ऊंचा होता है। मूर्तिकला सालभंजिका एक स्त्री की मूर्ति है। मूर्तिकला की सामान्य शैली है। विमान गर्भगृह के आंतरिक गृह के रूप में संरचना इसके भीतर सामान्य लेकिन बाहर से भव्य से सुसज्जित है। अन्य विशेषताएं इसकी छत पर टोढ़ा गुंबद है। होयसल राजवंश जरा देखते हैं। उसे कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में मूलवासी माना जाता है। हालांकि कुछ अभिलेख उन्हें उत्तर भारत के यादव वंश के साथ भी जोड़ते हैं। संस्थापक जापान के निरपकाम द्वितीय, उसने पश्चिमी गंग राजवंश का साथ गठबंधन बनाया था। शासनकाल 10वीं और 14वीं शताब्दी की ईस्वी में। राजधानी वेल्लूर, जिसके बाद द्वार समुद्र। साम्राज्य विस्तार वर्तमान में कर्नाटक से तमिलनाडु तक बड़ा क्षेत्र। प्रमुख शासक विष्णुवर्धन राय। इसके कार्य शासनकाल में कर्नाटक क्षेत्र में श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव बहुत बड़ा था और वैष्णव देव अत्यधिक लोकप्रिय होने लगे थे। इसे तालकुट के युद्ध में गंगवाड़ी के चोलों के निष्कासित कर दिया। इस उपलक्ष्य में इसे तालाकुंडुगोंडा उपाधि धारण की। बीरबल्लाल द्वितीय होयसल के चालुक्यों के अधीन एक मुक्त कराया और साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। आगे अगला टॉपिक है हमारा मंदिर, क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहिए पर उत्कीर्ण चित्र का प्रदर्शन किया गया। देखिए जरा, भोग मंदिर है, नट मंडप है, जगमोहन है और देउल है कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विरासत स्थल में है। मंदिर ब्लैक पैगोडा, अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र के रूप में लोकप्रिय है। कोणार्क मंदिर में पहिए के निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और सूर्य के खगोलीय गति के दर्शन के लिए बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण क्लोराइट, लैटेराइट और खौंडेलाइट चट्टानों से किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। भारत में अन्य प्रमुख सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कटरामल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में है। सूर्यपहर मंदिर असम में है। दक्षिण कोणार्क सूर्य मंदिर बिहार में है। अरसावली सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश में है। सूर्य नारायण केवली मंदिर तमिलनाडु में है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है। ब्रह्माय देव मंदिर मध्य प्रदेश में है। मंदिर की संरचना के बारे में अगर हम बात करें,
कला और स्थापत्य, कलिंग स्थापत्य कला। प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रमुख मुख्य प्रवेश गज सिम्हा हाथी पर शेर मूर्ति पर सुसज्जित है और यहाँ गज का अर्थ हाथी और सिंह, सिम्हा का अर्थ शेर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ शेर अहंकार और हाथी धन का प्रतीक था तथा ये दोनों अहंकार व धन ही मनुष्य के पतन के कारण बनते हैं। नाट्य मंडप, प्रवेश द्वारा बाद में नाट्य मंडप आता है। सूर्य मंदिर में नृत्य रंगमंच के लिए बना एक विशाल कक्ष है। जगमोहन, यह मंदिर का सभा कक्ष है। देवल, जगमोहन के बाद देवल नामक संरचना आती है, एक गर्भगृह है जहां मुख्य देवता प्रतिमा स्थापित की गई है। भोग मंदिर, रसोई, वह स्थान जहां देवता और श्रद्धालुओं का भोग बनाया जाता है। कलिंग स्थापत्य मंदिर, प्रकृति मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली के दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में मिश्रित है। विशिष्ट स्थापत्य शैली, कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों में दो विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, एक गर्भगृह देउल के में एक सभा कक्ष। हालांकि इस शैली में आरंभिक मंदिरों में जगमोहन संरचना नहीं होती है। इस शैली के बाद बने मंदिर नाट्य मंडप और फिर भोग मंदिर संरचना का निर्माण किए जाने लगे थे। श्रेणियाँ, कलिंग स्थापत्य शैली का सामान्यतः तीन प्रमुख श्रेणियाँ हैं, रेखा देहुल, पीढ़ी देहुल और खकरा देहुल। मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं, सूर्य किरणें, इस मंदिर में डिज़ाइन किया गया है सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह के इष्ट देव पर पड़े। रथ योजना, इस मंदिर में सूर्यदेव को रथ के समान बताया गया है। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर में रथ के पहिए, कोणार्क रथ मंदिर के पहिए, परिधियाँ, रिम्स जो हैं वो पक्षियों के और जानवरों के पूर्ण समूह की नक्काशी पर अलंकृत हैं। पहिए में तीलियों पर बनी चित्रकार फलकों के अलग अलग विलासतापूर्ण मुद्राएं महिला आकृतियों के रूप में उत्कीर्ण हैं। 7 घोड़े, भगवत गीता में इन 7 घोड़ों को गायत्री, उत्कृष्ट, अनवस्तु, बृहत, पंगति, त्रिपुट, त्रिष्टुप और जगती नाम दिया गया है। वेदों के पवित्र छंदों में लयबद्ध प्रस्तुति का प्रतीक है। इन 7 घोड़ों के नाम भी इंद्रधनुष के 7 रंगों पर आधारित हैं। सहस्त्रात्र, बैंगनी, निंद्रली, लिंडगो, नील, हरितरह, हरा, पीत, पीला, कोसंभय, नारंगी और रक्त लाल। मंदिर में नक्काशी, युद्ध अश्व, कोणार्क मंदिर दक्षिण हिस्से में सामने युद्ध अश्वों की नक्काशी द्वारा भव्य मूर्तियां हैं। युद्ध अश्व प्रतिमा उड़ीसा सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। सूर्यदेव मंदिर में 3 महत्वपूर्ण स्थलों पर सूर्य 3 प्रभावशाली मूर्तियां को इस तरह से स्थापित किया गया है कि सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश इन मूर्तियों को अलग अलग पड़ता है। कुछ नक्काशीदार आकृतियाँ भाव में मुद्राएं उत्कीर्ण की गई हैं, जबकि अन्य आकृतियों में मिथकीय जीवों, पक्षियों, हाथियों का उत्कीर्ण किया गया है। कोणार्क पहिए में समय, जीवन चक्र, राशियाँ और धूपगढ़ी लोकतंत्र का प्रतीक हैं। संस्थापक कर्मणदेव, पूर्वी गंग राजवंश की स्थापना समय अवधि इंद्रवर्मन, 537 वंश के चौड़ांगन, प्रमुख शहर राजधानी कलिंगर, वर्तमान क्षेत्र उड़ीसा, साथ ही पश्चिम बंगाल में है। बाहरी आक्रमणों में आंतरिक संघर्षों के कारण इसका पतन हुआ है। शारदा मंदिर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में टिटवाल गांव के नियंत्रण रेखा LOC के करीब नवनिर्मित शारदा देवी मंदिर नवरात्रि पूजा आयोजन किया गया। कहां पर है? कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास। यह मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित पारंपरिक शारदा देवी पीठ के रूप में जाने वाला मार्ग अवस्थित है। शारदा देवी पीठ के बारे में देखें, 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 2 तीर्थ स्थल मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ मंदिर हैं। मार्तंड मंदिर काफ़ी मिलता जुलता है। प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने मंदिर का उल्लेख प्रतिष्ठित पूजनीय स्थल के रूप में किया था। ठीक है, आगे देखें। शारदा देवी पीठ का महत्व क्या है? धार्मिक महत्व देखें तो 18 महाशक्तियों में से एक हिंदू देवी सरस्वती को समर्पित है। देवी शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी हैं। कई लोग देवी कुसमरा, कश्मीरा, पूर्वासिनी, कश्मीर के निवासी नाम से भी जानते हैं। शैक्षिक महत्व, एक समय यह पीठ वैदिक ग्रंथों, शास्त्रों और टीकाओं के उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन का प्रमुख केंद्र थी। इसकी तुलना नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन केंद्रों के तौर पर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि विश्वविद्यालय के रूप में शारदा पीठ स्वयं एक लिपि थी जिसका नाम शारदा लिपि थी। इस विश्वविद्यालय में 5000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे और परिसर में एक विशाल पुस्तकालय भी था। ऐसा प्रतीक होता है कि प्रसिद्ध विद्वान की आदि शंकराचार्य ने भी शारदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था।
वैष्णव परंपरा से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में रामानुजाचार्य ने भी शारदा पीठ में भ्रमण किया था और इसी जगह श्री भाष्य की रचना की थी। आगे कौन कौन से मंदिर रहे हैं सुर्खियों में? त्र्यंबकेश्वर का मंदिर, ठीक है, महाकालेश्वर, ये भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे आपका केदारनाथ उत्तराखंड से स्टार्ट करें तो केदारनाथ, फिर आपका महाकालेश्वर उज्जैन में, फिर ओंकारेश्वर आपका शिवपुरी मध्य प्रदेश में, फिर नागेश्वर गुजरात में, फिर सोमनाथ ये भी गुजरात में, फिर त्र्यंबकेश्वर राज्य महाराष्ट्र में, फिर भीमेश्वर महाराष्ट्र में, फिर आपका मल्लिकार्जुन ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, और इससे पहले तमिलनाडु में रामेश्वर, फिर आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं आपके गणेश्वर, ठीक है, और फिर आपके काशी विश्वनाथ, फिर आपके बैद्यनाथ, ठीक है। कुछ एक मिस हुआ है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 हुए हैं, तो कहीं मिस हुआ है। 7 8 9 10 सॉरी 7 यहाँ हुआ, 8 9 10 11 12 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पिलाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। त्र्यंबक यानी त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश किसको इंगित करता है। मंदिर का स्थापत्य नागर शैली में है। निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। ज़्यादातर उत्तर भाग भारत से आए थे। तुंगनाथ मंदिर, यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह 1000 वर्षों से अधिक पुराना है। पांडव अर्जुन ने इस मंदिर की नींव रखी थी। दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तृतीय केदार भी कहा जाता है क्योंकि गढ़वाल हिमालय के मौजूद शिव मंदिरों के 5 केदार समूहों का हिस्सा है। पंच केदारनाथ, महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ कल्पनाथ के तौर पर जाने जाते हैं। जगेश्वर मंदिर और पार्वती कुंड जरा देखते हैं। जगेश्वर मंदिर जटाजंगा गंगा नदी पर स्थित है और यह शिव मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। शिव मंदिर अलग अलग देवताओं में 100 से अधिक प्राचीन लघु मंदिरों का घिरा हुआ है। यह मंदिर गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल के हैं। यहाँ स्थित ज़्यादातर मंदिरों का पुनर्निर्माण कलत्यूरी राजवंश के शासकों ने कराया था। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा सबसे पहले जोगेश्वर में आरंभ हुई थी। यह क्षेत्र भगवान शिव की पूजा करने वाले पुनरुत्थानवादी संप्रदाय लकुलीस सेववाद में भी था। पार्वती कुंड वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान किया जाता है। 5338 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सीताराम स्वामी मंदिर त्रिशूर केरल, त्रिशूरपुरम के सभीपुरम केरल मंदिर में स्थित जन्नी माना जाता है। त्रिशूर में वडकुन्नाथ मंदिर के हर साल मनाया जाता है। यह मंदिर श्री सीताराम, भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित है। त्रिशूरपुरम महोत्सव अवसर पर सीताराम स्वामी मंदिर में 55 फीट केरल की सबसे बड़ी हनुमान के अनावरण किया जाता है। तिरुनेलवेली मंदिर, यह मंदिर परंपरागत केरल की स्थापत्य कला के शैली से निर्मित है। तिरुनेलवेली मंदिर और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित पाप नाशनी मंदिर के रूप में अवस्थित है। इस प्रकार त्रिदेव शिव, विष्णु और ब्रह्मा से धान्य है। ठीक है, तो ये मंदिरों का पहला चैप्टर रहा हमारा। नेक्स्ट अपने इस चैप्टर पर चलते हैं और हमारा अगला चैप्टर है स्थापत्य और मूर्तिकला, आर्किटेक्ट एंड स्कल्पटर। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति, इस पे देखते हैं क्या है। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 के शुभंकर मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित थी। 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें 2023 में इसकी थीम संग्रहालय, संधारणी और कल्याण था। इसके शुभंकर चन्नापट्टम कला शैली पर लकड़ी की बनी नर्तकी जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी से प्रेरित थी। मोहनजोदड़ो की नर्तकी के बारे में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का पुनर्स्थापना से रूप में जानी जाती है। लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की थी। वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये
सुरक्षित है। इसे लॉस्ट वैक्स विधि से भी बनाया गया था। इस नृत्य की मुद्रा डांसिंग गर्ल के नाम दिया गया है। चन्नापट्टम कला शैली क्या है, जरा इसे समझते हैं। कर्नाटक के रामनगर जिले में चन्नापट्टा कस्बे में प्रचलित एक कस्बे में खिलौनों का शहर के रूप में जाना जाता है। अगर आप जानते हो चन्नापट्टम रामनगर जो जिला है कर्नाटक का, 2005 में भौगोलिक जीआई टैग इसे दिया गया था। ठीक है, इस शैली में ज़्यादातर आइवरी कास्ट, हालांकि शीशम चंदन की लकड़ियों का भी कभी कभी प्रयोग होता है। वनस्पति रंगों से उपयोग करके कास्ट कलाकारी में रंग भरे जाते हैं। चमकीला बनाने से अत्यधिक आकर्षक गुण वाली घास दिया जाता है। टीपू सुल्तान ने स्थानीय कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित करने के लिए फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था। नटराज की प्रतिमा दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल पर भारत मंडपम परिसर में दुनिया का सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की। इस प्रतिमा के बारे में, यह प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित है। अष्टधातु के ऑक्टोअलॉय भी कहा जाता है। इसमें 8 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टेल, लोहा और पारा मिश्रित है। इसे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, लुप्त मोम प्रक्रिया विधि के रूप में उपयोग करके बनाया जाता है। नटराज नृत्य देवता की प्रतिमा जरा देखते हैं। यह प्रतिमा षष्ठी चक्रीय रूप में सृजन और विनाश के रूप प्रदर्शित करती है। पंचकृत्य शिव की 5 क्रियाएं, जिसमें सृजन है, संरक्षण है, विनाश है, त्रोभाव है, अनुग्रह, ये अभिव्यक्त होता है नटराज की मूर्ति में। मित्रों, चोल शासक नटराज भगवान शिव के नामक कुल देवता मानते थे। नटराज की मूर्ति की विशेषता के रूप में जानेंगे। शिव अपने दाहिने हाथ में डमरू ध्वनि सृष्टि का सृजन का प्रतीक है। इनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है। उनका निचला दाहिना हाथ अभय हस्त मुद्रा में है। यह भय का दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व का आश्वासन देने का प्रतीक है। यह निचला बायां हाथ दोल हस्त मुद्रा में है। इस प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति का शिव दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, और यह प्रतीक अपस्मार का पथभ्रष्ट होने का कारण है। भुजंग त्रासिता मुद्रा में अपना बाएं पैर उठाए हुए त्रोभाव यानी भक्त के मन से माया और भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। ठीक है, वृत्ताकार ज्वाला की माला नृत्य अर्थ संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। नटराज मूर्ति कला का विकास साक्ष्यों के अनुसार शिव की कांस्य प्रतिमा सर्वप्रथम 7वीं ईस्वी में और 8वीं 9वीं शताब्दी में पल्लव काल के सामने आई थी। इस प्रतिमा में विश्व प्रसिद्ध वर्तमान चोल शासकों के संरक्षण में विकसित किया गया था। 10वीं शताब्दी में नटराज के दौरान कला प्रतिष्ठित विधवा चोल रानी सोम्भ्यान महादेवी थी। नटराज मंदिर तमिलनाडु में चिदम्बरम शहर में तिल्ले नटराज मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक पारांतक ने किया रहा था और यह जिस जगह अवस्थित है विश्व की चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु भी वही है। नटराज की मूर्तियां कैन्नीरजापुरम उमा मंदिर, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी मौजूद है। चोलकालीन कला और स्थापत्य शिल्प कला। कांस्य मूर्तियों का निर्माण लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से लिया जाता है। इन मूर्तियों की एक विशेषता यह भी है कि इनके नीचे छेद होता है। राजेश्वर मंदिर में गंगईकोंड चोलपुरम में आंतरिक दीवारें पौराणिक आख्यानों से चित्रित हैं। बृहदेश्वर मंदिर में एक चित्र उत्कीर्ण है और जिससे संबंध मार्को पोलो से है। ठीक है, संगीत और नृत्य के बारे में कुडु, मुला, बीणा, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। देवदासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भारतनाट्यम का शास्त्रीय रूप चोल वंश के संरक्षण में ही विकसित हुआ था। मंदिर चोलकालीन मंदिर समूह 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य कला के प्रभावित थे। बाद में मंदिर चालुक्य स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। स्थापत्य शैली द्रविड़ शैली में है। चोलकालीन मंदिरों का प्रमुख विशेषताएं। मंदिर ऊंची 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। मंदिर गर्भगृह और अंतराल के नाम से संरचनाएं मौजूद हैं। अत्यंत ऊंचे विमान आंतरिक गर्भगृह के ऊपर हैं और इनमें नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। उदाहरण के लिए आरंभिक चोलों मंदिर विजयालम मंदिर और इसके बाद चोलकालीन तंजावुर बृहदेश्वर कंगईकोंड चोलपुरम बृहदेश्वर मंदिर प्रचलित है। ठीक है, चोल कंगडम देखें अगर हम एक बार तो यहाँ पर यादव वंश है, चालुक्य वंश, ठीक है, कल्याणी तक, ये कल्याणी के चालुक्य हैं। ठीक है, कादम्स ब्राह्मी में। ठीक, इसके बाद बनवासी, ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका साउथ का किसके लिए जाना जाता है,
चोलों के लिए ही जाना जाता है। ये सारा चोल राजवंश, ये पूरा तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरा क्षेत्र। चोल राजवंश प्रमुख शासक अगर देखें विजयालय पारंतक प्रथम से मदुरई पांडवों की राजधानी नष्ट किया था। ठीक है, प्रथम शासक राजेंद्र चोल सबसे प्रमुख शासकों के तौर पर हैं, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ठीक है, प्रमुख नगर अगर हम देखें तो तंजौर के बाद गंगईकोंडपुरम, राजधानी कांचीपुरम और मदुरई। संस्कृति देखें तो कांस्य की मूर्तियां, ढलाई, पूर्वु वेदांतिक। ठीक है, भाषा संस्कृत भाषा में पूजभाट, मूल भाषा तमिल। ठीक है, प्रशासन देखें तो ये स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और सामाजिक परिधान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और वैष्णव सबका इन्होंने क्या किया था, संरक्षण था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंगोल। आजकल संगोल बड़ा प्रचलित था, सुर्खियों में है, भारत सरकार ने इसे एक शासन के प्रतीक के तौर पे भी अपनाया है और ये हमारी लोकसभा में जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं उनकी गद्दी के पास प्रतिष्ठित किया गया है। देखते हैं क्या है संगोल। प्रधानमंत्री ने त्रिवादुवेदुरम अधिनम मठ के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सेंगोल या राजदंड के नए संसद भवन में स्थापित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के त्रिवादुपेरम अधिनम मठ से आए कुछ अधिमान और पुरोहितों से संगोल ग्रहण किया था और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक के रूप में यह माना जाता है। संगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ नीति परायणता की धारणा को दर्शाता है। हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान नंदी अपनी निर्भीक दृष्टि से सब देख रहे हैं। सेंगोल के धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष पूर्ण रूप से शासन करने का आदेश दिया जाता है। तमिल में अड़ई होता है जिसे, और चोल साम्राज्य संगोलों को कर्तव्य और सेवा पथ के प्रतीक के रूप में मानते हैं। इतिहासकारों का मत है कि सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युग से प्रचलन में है। पुरनारू कोरंतई पंपई दौर में इससे जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। चोल प्रशासन के बारे में यदि हम बात करें, राजा सबसे शक्तिशाली था, हालांकि इसे सलाह देने का और मंत्रियों की परिषद थी। इस शीर्ष अधिकारियों में पेरुंतरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा चोल में मंडलम और प्रांतों में विभाजित था और वलनाडुओं और नाडुओं में स्थानीय सुशासन के लिए प्रोत्साहित होता था। ठीक है, ये जरा चोलों द्वारा दी गई अलग अलग भूमियां हैं। वेलन गवाई जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में, सालाभोग विद्यालय के रखरखाव में, मंदिरों के लिए, और पंचीदिरम जैन संस्थानों के लिए। ठीक है, महासभा, और अगर हम बात करें गांव की आम सभा होती थी। महासभा अग्रहारों को कहे जाने वाले की सभा होती थी। ठीक है, भूमि कर के अलावा चोल शासक दूसरे स्रोत भी थे, जैसे व्यापार चुंगी पैसों पर लगाए जाते थे। चोल शासक में सम्राट, भू सामंत, मुमुदेव, 3 राज्यों में सेवा प्रदान करने वाले किसान, अय्यार, प्रधान और आदि उपाधियां भी प्रदान की जाती थीं। ठीक है, अगला है हमारा G20 शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक पहलू। इसका क्या महत्व था, जरा इसे समझते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के पहलू, सबसे पहले बात की गई G20 में वासुदेव कुटुंबकम वाक्यांश को महाउपनिषद से लिया गया। ठीक है, पिथौरा चित्रकारी से गुजरात के राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई गई राजनाथ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्से में प्रचलित है। अंगोरा और पश्मीना शॉल लेह, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के सह उत्पाद हैं। बौद्ध और भूटिया जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान का मीणा जनजाति, अम्बावाड़ी धातु शिल्प, मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग जिसे हाल ही में GI टैग भी दिया गया है। उड़ीसा के कारीगरों द्वारा बनाया गया सोरा पेंटिंग। लेंगपी मृदभांड मिट्टी के बर्तन, मणिपुर के तांगखुल नागा जनजातियों और लोंगपी मृदभांड बनाने की कला। प्रत्येक देश को प्रत्येक देश ने 2 प्रदर्शनियों को प्रदर्शित किया। भारत की ओर से प्रदर्शन किया गया शारदा लिपि में हस्तलिखित ऋग्वेद पांडुलिपि, मैक्स मूलर द्वारा संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवादित ऋग्वेद है। अन्य प्रमुख अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित गीत गोविंद, जॉर्ज बाहुलर द्वारा अनुवादित पोएलारी, मास्टरधानी पर्णिंग द्वारा हस्तलिखित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। इतिहास के में लोकतंत्र, प्राचीन भारत में लोकतंत्र की परंपरा थी। अथर्ववेद में सभा और सम्मति थी। बौद्ध ग्रंथों में महाजनपद काल में, वैशाली में लिच्छवी बुद्ध सिद्धांत, राजा और बौद्ध संघ लीडर्स चुनाव के मानदंड का वर्णन किया गया था।
ठीक है। उत्तर मेरू शिलालेख में, उत्तर मेरू शिलालेख पारंतक प्रथम के शासनकाल में 920 के आसपास उत्तर मेरू प्राचीन गांव और चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता है, जो चेन्नई के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई के निकट स्थित है। ठीक है। उत्तर मेरू चोलकालीन एक प्राचीन गांव है जो चतुर्वेदी मंगलम चेन्नई के स्थित है। चोल केदुलवलम प्रणाली उत्तर मेरू शिलालेख के अनुसार प्रत्येक गांव को कुटुंब वर्तमान में शासन में है। इस अभिलेख महासभा की संरचना गठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए योग्यता जमीन नहीं होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, वेदों में होना ज्ञान होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। अयोग्यता पिछले 3 वर्षों में समिति के सदस्य हों। कदाचार रिश्वत लेना, दूसरे की संपत्ति का दुरुपयोग करना, ये कदाचार हैं। खलमा ताम्रपत्र शिलालेख ताम्र पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है। राजा गोपाल ने अयोग्य शासक के स्थानों पर द्वारा, जिसमें बताया गया कैसे राजा गोपाल को एक अयोग्य शासक के स्थान पर चुना गया। महास्थान अभिलेख मौर्यकालीन अभिलेख है। अशोक और अकाल का वर्णन किया गया है। इसके आगे भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप, भगवान बसवेश्वर दर्शन शास्त्र के अनुभव लोगों को एकत्रित करने हेतु अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों में से एक है। असाधारण उपलब्धि के लिए एक महान योगी प्रभुदेव इसके अध्यक्ष थे। भगवान बसव इसके प्रधानमंत्री के रूप में। अनुभव मंडप में सदस्यों के लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया, उन्हें महामंडप उच्चाधिकारी चुनते थे। भगवान बसवेश्वर 12वीं शताब्दी के महान कवि थे। जन्म वर्तमान में कर्नाटक में हुआ था। धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं 13वीं शताब्दी में पलकुसर की सोमनाथ का बसव पुराण की रचना। इसमें बसवानंद जीवन के विचारों को विवरण मिलता है। ठीक है। नया संसद भवन, इसके बारे में देखें। हाल ही में देश में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा विकास पुनर्विकास की योजना के तहत किया गया। सेंट्रल विस्टा 1931 में शुरू किया गया। योजना राष्ट्रपति नॉर्थ साउथ ब्लॉक संसद भवन अभिलेखों के कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण में शामिल किया गया है। इसमें राजपथ वर्तमान में कर्तव्य पथ दोनों को नागरिक उद्यान विकास को शामिल है। ध्यातव्य अभिलेख कार्यालय रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार नाम दिया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है और यह पद्मश्री वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और यह डिजाइन भारत की संस्कृति विविधता से प्रेरित है और अगले 150 वर्षों की ज़रूरतों को पूरा करने की डिजाइन किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना लोकसभा का अक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। राज्यसभा का पक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन प्रांगण में राष्ट्रीय पक्ष वृक्ष बरगद लगाया गया है। संसद भवन संगोल या राजदंड स्क्रिप्ट और अध्यक्ष पद में कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। संगोल राजदंड हस्तांतरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक संसद भवन के शीर्ष में स्थापित किया गया है। यह सारनाथ और अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी सिंह आकृतियों के अनुरूपण है। नए संसद भवन को भदोही उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बने कालीन से सजाया गया है और यह खूबसूरत कालीन विख्यात है कालीन शहर के रूप में। जल थल और नभ में समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं और सत्यमेव जयते अशोक चक्र मुख्य द्वार के रूप पर बना हुआ है। नए भवन में मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा। संसद भवन की लगी सागौन की लकड़ी नागपुर संगमरमर से गुजरात और बलुआ पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया है। नए संसद भवन में 6 द्वार हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? गज द्वार जो उत्तरी द्वार है। गज ज्ञान, उन्नति, धन और बुद्धि के स्वामित्व वाला प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिमा कर्नाटक के बनवासी स्थित महादेवेश्वर मंदिर से निर्मित एक समान प्रतीक है। गरुण द्वार पूर्वी द्वार है जो चील के समान गरुण प्रतिमा स्थापित है। इस दिशा में लोगों के प्रशासकों की आकांक्षाओं को प्रतीक है। तमिलनाडु के कुंभकोणम मौजूद नायक्स काल की मूर्ति के रूप में अश्व द्वार दक्षिण द्वार है जो घोड़े की प्रतिमा जो धैर्य, शक्ति और क्षमता, गति के रूप में प्रतीक है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से स्थापित अश्वों की प्रतिमाएं स्थापित हैं।
शार्दुल द्वार, पश्चिमी द्वार है जो शार्दुल पौराणिक जीव है जिसकी शक्तिशाली जीवित लोगों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हंस द्वार जो लोगों को लोकतंत्र के इस विशेष विवेक और आत्मबोध की शक्ति का स्मरण कर्नाटक है, हम्पी विजयठल मंदिर से निर्मित है। मकर द्वार ये पौराणिक जलीय जीव है जो लोगों के बीच विविधता में एकता का प्रतीक में कर्नाटक के हॉलीवुड मंदिर से है। संबंधित 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर ऐसा माना जाता है संसद भवन की डिजाइन मध्य प्रदेश में मैताली गुड़ के 64 योगिनी मंदिर से किया था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के डिजाइन किया था। 64 योगिनी मंदिर गोलाकार 64 प्रति 64 कक्ष और उनके मंदिर था। भगवान शिव को समर्पित थी। 64 योगिनी शक्तिशाली धामों के रूप में निर्मित विद्या के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, जंतर मंतर के बारे में बात करें, ASI दिल्ली में स्थित वेधशाला संरक्षण के रूप में पुनरुद्धार में निर्माण राजस्थान के महाराजा जयसिंह ने 5 खगोलीय वेधशालाओं रूप में किया है और ग्रहों की गति की स्थिति के बारे में बताया है। ठीक है, अलग अलग स्थानों वेधशालाओं का निर्माण करने के कारण वेधशाला एक दूसरे की दूरी पर निर्माण है। निर्माण 1724 में दिल्ली में पहली वेधशाला का निर्माण किया गया था। ठीक है, जंतर मंतर परिस्थितियों उत्तर भारत में 5 वेधशालाएं दिल्ली, कहाँ पर हैं, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में बनाई गई हैं से अलग शैली में है। ठीक है, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, मिश्र यंत्र। ठीक है, सुर्खियों में रहे अन्य स्थापत्य जैसे गोलकुंडा 13वीं शताब्दी में था काकतीय राजवंश में, और ये कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा गोलकुंडा में 17वीं शताब्दी में बनाया। वर्तमान स्थापक कुतुब शाही सुल्तानों की देन है। विशाल ग्रेनाड प्रमुख राजधानी। ठीक है, सीरी का निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने 8 शहरों में से एक माना जाता है। ठीक है, राजधानी रखी थी। नेक्स्ट क्या है, एकात्मक मूर्ति, इसमें आदि शंकर जगत गुरु भी कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के दर्शन के तौर पर जाना। भारत के अन्य प्रसिद्ध प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य हैदराबाद। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सर्वेश्वरी राजस्थान। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नवप्रभु बेंगलुरु। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है मित्रों। ठीक है, अगले चैप्टर पर चलते हैं। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर हमारा है पेंटिंग से रिलेटेड। यानी चित्रकला एंड और अन्य कला शैलियाँ, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ज़रा इतिहास के अभिलेख के तौर पर देखते हैं। इतिहास में ये स्रोत हैं के रूप में अभिलेख सुर्खियों में क्यों, हाल ही में पुणे में स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI ने प्राचीनतम ताम्रपत्र पांडुलिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, यह पांडुलिपि संस्कृत कवित्री शिला भट्टारिका के संबंध में जानकारी दे रही है। क्या है इसमें, इन ताम्रपत्रों के बारे में क्या है, 5 ताम्रपत्र हैं जिनकी तिथि बादामी चालुक्य शासक विजयादित्य के समकालीन मानी जा रही है। और इन ताम्रपत्रों में वराह जंगली सुअर पर मोहर लगे एक तांबे के वलय के द्वारा संकलित किया गया है और बरहा मोर बादामी के चालुक्य का व्यापार चिन्ह था। शिला भट्टारिका के बारे में यदि हम बात करें, एक चालुक्य राजकुमारी थी, पुलकेशिन द्वितीय की पुत्री थी। शिला भट्टारिका की प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं पांचाल शैली का अनुसरण करती हैं। यह शैली शब्द और अर्थ के बीच में संतुलन पर आधारित है। संस्कृत कवि टिप्पणीकार राजशेखर ने भी शिला भट्टारिका की महान सुंदर रचनाओं की प्रशंसा की है। राजशेखर का संबंध किसमें था, 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबारी थे। ठीक है, आगे घटनाओं का क्रम देखें। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा था, ये बात ध्यान होगी। सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मदेश अभिलेख में एक रानी की सती के होने के बारे में बताया गया है। कला शैलियों के बारे में जानकारी, नृत्यकी का पहला अभिषेक 30वीं शताब्दी में जोगीमारा गुफा में तमिलनाडु का कुडियम्मनामलाई अभिलेख संगीत पर सबसे शुरुआती अभिलेखों में से एक है। ठीक है, आगे देखें अन्य कौन कौन की कवित्री हैं। जैसे गार्गी का नाम आता है, 8वीं शताब्दी में इन्होंने आत्मा के मुद्दे पर याज्ञवल्क्य ऋषि को चुनौती दी थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता हैं। ठीक है, मैत्रेयी
जो हैं इन्होंने वेदों की व्याख्या की थी 8वीं शताब्दी में। नयनारों की प्रमुख महिलाएं लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में थीं, जैसे करक्कल अम्मियामार, मंगरई कारिकस, इंगरारिया और इंगानियार सुंदरार, ठीक है, माता के रूप में जानी जाती हैं। अंडाल लगभग 10वीं शताब्दी में 12 अलवारों की एकमात्र महिला थी। अंडाल 2 कृतियाँ तमिल भाषा में रचना की थी, तिरुप्पवाई और नैनेवार तुमर। अक्का महादेवी कन्नड़ भाषा की रचनाएं लिखी थीं, जिनमें वचन के रूप में है। अतुकुरेरी मुल्ला कुम्हार पुत्री थीं, जिन्हें प्रथम तेलुगु रामायण की लेखिका थीं। सोमेश्वर अभिलेख के बारे में बात करें, पुरातत्वविदों ने सोमेश्वर कर्नाटक के राजा कुलशेखर अलुपुंद्र प्रथम के मृत्यु के उल्लेख के बारे में खोज की थी। यह अलुप राजवंश से जुड़ा पहला ऐसा अभिलेख साक्ष्य है जिसकी किसी राजा की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख तुलुप राजवंश के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलुप राजवंश तुलुवडु कर्नाटक का सबसे बड़े लंबे शासनकाल के राजवंशों में से एक था। बरकुर इस वंश की राजधानी थी। अलुप शासकों की पहली राजधानी उदयवीरा थी और इसे बरकुर को नई राजधानी बनाया गया था। तुलु एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा प्रचलित थी, जिसे पैदन्य जैसे लोकगीत और यक्षगान जैसे पारंपरिक लोक नाट्य शामिल हैं। हालिमिडी अभिलेख हासन कर्नाटक अलुप राजा पाशुपति कदम्ब सेना मुख्य सेनापति द्वारा अनुदान की सिफारिश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क को देखें तो ग्वालियर और कजिकोड यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किए गए हैं, ठीक है। अपनी अपनी शैलियों के तौर पर, जैसे अगर हम बात करते हैं अपने विकास और रणनीति के हिस्से में अपनी संस्कृति की रचनात्मक को मजबूत प्रतिबद्धता का उपयोग कर रहे हैं दोनों शहर। कजिकोडू किसके रूप में है? साहित्य में, और ग्वालियर संगीत में। जानते हो जैसे ग्वालियर में आप तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही है और तानसेन संगीत जगत की महान विभूति के तौर पर जाने जाते हैं। इस शहर में संगीत संबंधी इतिहास तानसेन, देखिए यहाँ तानसेन के बारे में बताया। तानसेन की उपाधि राजा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी थी। बेजू बावरा जैसे दिग्गज संगीतज्ञ इसी शहर से थे। ग्वालियर घराने की उत्पत्ति स्थान भी यही माना जाता है। यूनेस्को में शामिल अन्य शहर कौन से हैं? जैसे मुंबई फिल्म के लिए माना गया है, चेन्नई संगीत के लिए, हैदराबाद खाने की कला के लिए, वाराणसी भी संगीत के लिए, जयपुर आपके शिल्प के लिए और लोक कला के लिए, श्रीनगर शिल्प और लोक कला दोनों के लिए, ठीक है। अगर हम UNCCN का बारे में बात करते हैं तो ये जो शहर है आपका, ये संगठन आपका 2004 में गठित हुआ था और वैश्विक शहरों की वैश्विक पहचान मिलती है और जिससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है, ठीक है। 100 से अधिक देशों के 350 रचनात्मक शहर शामिल हैं। यह शहर निम्नलिखित 7 क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शिल्प, डिज़ाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य और मीडिया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान सांस्कृतिक संगठन के बारे में यदि हम बात करें, इनकी उत्पत्ति 1945 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीवन सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। सदस्यता के बारे में बात करें तो संगीत भारत सहित 194 देश, 12 एसोसिएट सदस्य हैं इसके। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952, बायोस्फीयर 1971, विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 और अमूर्त संस्कृति विरासत सुरक्षा विषय 2003 इसमें प्रोग्राम है। अन्य जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टंकई पद्धति, एंशियंट स्टिक शिप बिल्डिंग मेथड, टंकाई मेथड। जरा इसे देखिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने सामूहिक जहाज निर्माण की पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित किया है और इस परियोजना को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने पूरी तरह फंडिंग की है। किसने की है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने। भारतीय नौसेना जहाज डिजाइन निर्माण का कार्य देख रही है। इस तकनीक में रस्सियों, डोरियों, नारियल के रेशों, प्राकृतिक रेजन तेलों का उपयोग कर लकड़ी के तख्तों के साथ जोड़कर जहाज का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में जहाज बनाने का विचार अजंता की एक टंकण विधि से निर्मित जहाज से चित्रित किया गया था। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के प्रोजेक्ट मौसम के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? प्रोजेक्ट मौसम के। प्रोजेक्ट मौसम का उद्देश्य देखिए जरा, हिंद महासागर से सटे देशों के बीच संचार को फिर से जोड़ना और पुनः स्थापित करके इन देशों के बीच सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों को समझ बढ़ाना। प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य हिंद महासागर की सीमा से लगे 39 देशों में समुद्रिक सांस्कृतिक संबंधों का पुनर्निर्माण करना है। व्यापारिक मार्ग के बारे में बात करें तो महासागर में दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, अरब सागर और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ता है और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये जुड़ाव आरंभ हुआ था। अगर हम बंदरगाह की बात करें पश्चिमी तट के, वर्कसाय, सुपारा, कोलिन, सोमालिया, मंडगोरा, पेलम्पई, मालीजीगिरा, अरबनसना, विंजिटीना, नोरा, निंडेस, मुजरिस और नेल्सिंडा हैं।
पूर्वी तट के बंदरगाह देखें तो ताम्रलिप्ति, चारित्रिपुर, पुलरूर, दंतपुर, कलिंगपट्टम, पुथुड़ा, सोमापता, घनसाला, बड़ुगा, पोहार, कोरकई और कामरा आदि हैं। ठीक है, आगे देखें अगर हम यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में समुद्री सांस्कृतिक संबंध एक स्थानीय व्यापारी साधव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिससे बाली और सोलोन आदि की यात्रा किया करते थे। लाल सागर के व्यापार मार्ग का पता चला। रेशम मार्ग या एक स्थलीय व्यापार मार्ग था। ठीक है, एशिया और चीन को जियान से लेकर तुर्की के एंटियोक तक विस्तृत था। ठीक है, अगला जो सुर्खियों में रहा है वो है मेवाड़ चित्रकला। इसे देखते हैं, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग महाराजा जयसिंह के दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श द्वारा बनाई गई थी। 4000 मेवाड़ी मैंचियस पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। मेवाड़ी चित्रकला 17वीं 18वीं शताब्दी के बारे में देखें जरा। यह राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है। इसका विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ है। लघु चित्रकला मेवाड़ क्षेत्र की उत्पत्ति 1605 में निसारुद्दीन नामक कलाकार द्वारा पुनः चित्रित रंगमाला चित्रों में मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला विषयगत बदलाव आया है। ठीक है, आगे नथद्वार शैली मेवाड़ चित्रकला की शैली की उपशैली है। विशेषताएं जरा देखते हैं। इसमें चित्रों का साधारण चमकीले रंग से चित्रित किया जाता है। इस शैली में भावनाओं को प्रमुखता को दर्शाया गया है। लघु चित्रकला के तहत चम्रपत्र, पहले तैयार कार्ड, तांबे, हाथी के दांत, लघु आकार के चित्र बहुत बारीकी से हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकार साहिबुद्दीन रंगमाला, मनोहर रामायण का बालकांड, जगन्नाथ। और इस राजस्थानी चित्रकला के बारे में है चमकदार रंगों का उपयोग, अमानव आकृति के रूप में अमूर्त, पारंपरिक अवधारणा, परिदृश्य और अलंकारिक निरूपण मुगल चित्रकला की भिन्न थी। राजस्थानी चित्रकला का विकास दो प्रमुख कारक हैं, समृद्ध राजपूत शासक और वैष्णववाद का पुनर्वितरण, भक्ति पंथ। जरा देखिए राजस्थान में कौन कौन सी कला हैं। जैसे आपकी मालवा की चित्रकला है, जयपुर की है, जोधपुर की है, किशनगढ़ की है, बीकानेर की है, कोटा की है और बूंदी चित्रकला। ये राजस्थान की लघु चित्रकला के तौर पर जानी जाती हैं। ठीक है, जरा देखते हैं बसोली चित्रकला कठुआ जिले जम्मू कश्मीर में स्थानीय लघु चित्रकला है जिसको GI टैग दिया गया है। ये देखिए बसोली चित्रकला का एक आपको यहाँ पर दिखाया गया है पेंटिंग्स। ठीक है, जम्मू क्षेत्र का पहला GI टैग पाने वाला उत्पाद है। इस शैली में चित्रों में कागज, कपड़े और लकड़ी के चित्र भी बनाए जाते थे। प्राकृतिक रजकों यानी रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अन्य चित्रकारी कौन कौन सी हैं, जैसे आपकी बांग प्रिंटिंग है। क्या है, मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड ने धार जिले में के सहयोग से बांग प्रिंटर पर आधारित टिकाऊ बैग बनाने का प्रशिक्षण शिविर शुभारंभ किया है। इसका नाम बागनी नदी के तट पर स्थित बाग गांव के नाम पर रखा गया है। सफ़ेद पृष्ठभूमि में लाल और काले रंग के वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता है। GI टैग का दर्जा दिया है। मध्य पाषाण काल की चित्रकला के तौर पर जानी जाती है। आगे क्या है, पानममलई चित्रकला तमिलनाडु। तो इसके अनुसार तालागिरीश्वर मंदिर मौजूदा 1300 साल पुराने चित्र धूमिल हो रहे हैं। एक मुख्य चित्र अष्टभुजा वाले भगवान शिव के नृत्य करते हुए दिखाया गया है जिसे लता तिलाभगिनी के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य देवी पार्वती द्वारा देखते हुए चित्रित है। भित्ति चित्र पत्थरों की दीवारों पर चूना पत्थर और रेत के पलस्तर के रूप में उपयोग बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र अजंता और सित्तलवासन चित्रों से काफ़ी समानता रखते हैं। मंदिर निर्माण के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया और राजा जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध था। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की विशिष्ट चित्रकला है। इस पेंटिंग का भौगोलिक दर्जा प्राप्त है। यह नक्काशी कला का एक लोकप्रिय और संशोधित संस्करण है। स्थानीय रूपांकन पर अत्यधिक समृद्ध है। यह कथा प्रामक रूप से चित्रित है। इसमें भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साथ पुराणों, महाकाव्यों, लघु कथाओं को भी चित्रित किया गया है। गाथा गीत गाने वाले लोक गायक सुदायक काकी पडागुलू द्वारा कथा वाचन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे ज़्यादातर प्राथमिक रंगों में चित्रित किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि लाल रंग की होती है। पिछवाई चित्रकला चेन्नई की एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसमें पिछवाई चित्रकला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कुछ लगभग 350 वर्ष पुरानी थी। पिछवाई चित्रकला के बारे में, चित्रकला का उद्भव 400 वर्ष पहले नाथद्वार द्वारा नामक नगर में हुआ। यह नगर राजस्थान के उदयपुर के निकट अवस्थित है। पिछवाई शब्द की उत्पत्ति पिछ अर्थ पीछे और वाई अर्थ कपड़ा लटकाना से मिलकर हुई है। ठीक है, यह कपड़े की भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कहानियाँ चित्रित की जाती हैं। ठीक है, इस शैली में विषय राधा, गोपियाँ, शरद पूर्णिमा, रासलीला, दिवाली, होली जैसे त्यौहार हैं।
पिछवाई चित्रकला जो है अधिकतर चित्रें पुष्टि मार्ग संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये पिछवाई चित्रकला की कुछ विशेषताएं थीं जिसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पर देखते हैं क्या है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य के बारे में देखें। क्या कह रहा है, यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त संस्कृति की विरासत के रूप में प्रतिनिधि सूची। ठीक है, इसमें क्या कहा है, गरबा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का लक्षण अभिसमय 2003 के प्रावधानों से ICS सूची में किया गया है और ICS सूची में 15 अमूर्त संस्कृतियों में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखें गरबा नृत्य के बारे में। ये अनुष्ठानिक भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्र के दौरान किया जाता है और यह शक्ति की उपासना के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, गरबा जो है वो संस्कृत के शब्द गर्भ से लिया गया है। आगे गरबा नृत्य की प्रमुख विशेषताएं, मिट्टी के घड़े में कई छिद्र किए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक दीप प्रज्वलित करके उसके अंदर रखा जाता है और दीपक के गर्भ दीप कहा जाता है और इसके आसपास लोग गरबा नृत्य देवी अम्बे माँ के चित्र के आसपास भी इसे करते हैं हम लोग। ठीक है, इस दौरान वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़े के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। ठीक है, ये पारंपरिक ढोल ड्रम अथवा अन्य वाद्य यंत्र भी यहाँ पे बजाए जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को ने इसे विरासत अभिसमय 2003 के बारे में जोड़ा है और इसमें क्या क्या है, यूनेस्को के बारे में अगर हम बात करें तो पेरिस में आयोजित एक सभा में अपनाया गया है, अमूर्त संस्कृति विरासत में है। ठीक है, ICS संरक्षण में अंतर सरकारी समिति का गठन किया गया है। ICGC में 24 सदस्य हैं। भारत 2022 में IGC के 4 वर्षों कार्यकाल के लिए चुना गया था। इसके आर्टिकल 2 में अमूर्त संस्कृति विरासत को परिभाषित किया गया है और इसमें मौखिक परंपराएं, निष्पादन कला, सामाजिक प्रथाएं, प्राकृतिक ब्रह्मांड और पारंपरिक शिल्प कौशल को काउंट किया गया है। भारत में अमूर्त संस्कृति की अगर सूची के तौर पर देखें तो कुटियाट्टम जो संस्कृत रंगमंच है कहाँ पर होता है, लद्दाख के बौद्ध जंप मंत्रोच्चार में। ठीक है, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, संकीर्तन होता है मणिपुर का एक प्रकार का अनुष्ठान और ढोल बजाए जाते हैं। रामलीला रामायण की एक परंपरा, पंजाब के जुलियाल गुरु के ठेठेरों द्वारा निर्मित पीतल के तांबे के बर्तन, रम्माण गढ़वाल हिमालय नवरोज के टाइम पे। ठीक है, छाऊ नृत्य, योग, कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत, कुंभ मेला। ठीक है, और मोडियाट्टम केरल का अनुष्ठान नृत्य और कोलकाता में दुर्गा पूजा। ये वो हैं जो हमारे भारत के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। जैसे आपका कुट्यामा किया गया है, लद्दाख का मंत्र करना किया गया है, वैदिक मंत्रोच्चार किया गया है, संकीर्तन किया गया है, रामलीला किया गया है, पंजाब में जुड़ियाल ठठेरों द्वारा। ठीक है, इसके अलावा रम्माण किया गया है, छाऊ नृत्य किया गया है। ये वो क्षेत्र हैं जो हमारे यूनेस्को में भी शामिल किए गए हैं। तो अगर हम काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ये यानी 14 यानी 15 हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सुर्खियों में कौन से अन्य नृत्य रहे हैं उन पे हैं। चामा लामा नृत्य, ये कहाँ पे हो रहा है, तिब्बती बौद्ध गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस पर मनाने के लिए लामा नृत्य होता है और बहुत अनोखा मखौटा नृत्य है। ये देखिए, ये जो आप मखौटो देख रहे हैं इसके तौर पर ये मखौटा नृत्य होता है एक तरह का। ठीक है, और अपने आप में ध्यान का एक रूप माना जाता है। ज़्यादातर बौद्ध मठों में लोसर जैसे त्योहारों में ये किया जाता है। इसका मानना है कि नियंगमापा संस्थापक पद्म संभव गुरु रणपीछे चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे क्या है, कोलकली नृत्य क्या है, इसे हाल ही में सेंट थॉमस के भारत आगमन की स्मृति में केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य में प्रदर्शित किया गया है। उत्तरी मालाबार में प्रचलित लोक नृत्य है। तमिलनाडु में कोलट्टम, आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। कलारी पयट्टू तत्व को भी अपनाया गया है। केरल और तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट के तौर पर इसे जाना जाता है और धान की फसल की कटाई के मौसम के दौरान ये किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा बाघ नृत्य, जो बाघ के मुखौटे और बाघ की ड्रेस पहनकर इस टाइप का नृत्य किया जाता है। ये जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये बाघ के सब लोग मुखौटे लगाए हुए हैं और बाघ का ही टाइप की ड्रेस पहने हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो त्रिशूर में ओणम के त्योहार में कार्निवाल जैसे समापन होने पर कार्निवल समाप्त होता है तो पुलकली नृत्य किया जाता है। यह केरल का एक लोक नृत्य है।
ठीक है। ओणम त्योहार के दौरान निष्पादित किया जाता है। इसमें कलाकार अपने शरीर में बाघ की त्वचा की भांति देखिए पीली, लाल और काली धारियों का रंग करते हैं। तकिल, उडुक्कू, चेंदा जैसी परंपरा अध्यतन वाद्य यंत्रों में होता है। नृत्य का मुख्य विषय बाघ का शिकार है। इसमें प्रतिभागी बाघ के शिकारी की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे सुर्खियों में जो दूसरी कला रही है वो गिलगित पांडुलिपि के तौर पर है। देखिए वृक्ष की छाल, मिट्टी लोपित गिलगित पांडुलिपियां भारत में सबसे पुरानी अस्तित्वमान पांडुलिपियां हैं, जिन्हें 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच लिखा गया था। इन पांडुलिपियों में विहित गैर विहित दोनों बोध कृतियां शामिल हैं। जो कृतियां संस्कृत, चीन जैसी अन्य भाषाओं को विकास पर भी पड़ा है। समाधि राज सूत्र, सरमंधम, पुंडिकर सूत्र, कमल सूत्र सहित अन्य बौद्ध सूत्र शामिल हैं। इनमें पहली बार 1931 में कश्मीर के गिलगित में नैनोर गांव में प्राचीन में शुरू किया गया था। आगे है ओल चिकी लिपि। प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का उपयोग करके संथाल जनजाति के लोगों को हूल दिवस की शुभकामनाएं दी। किसका? हूल दिवस की। और ये 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने इसका विकास किया था, ठीक है। संथाली मुंडा भाषा है और इसका मुख्य विषय झारखंड क्षेत्र, अगर हम बात करें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में बोली जाती है। गेरा की जनगणना के अनुसार संथाली वालों की संख्या भारत में कितनी है? 7.3 मिलियन। कितनी है? 7.3 मिलियन है। इस विद्रोह का मुख्य कारण 1773 में स्थायी बंदोबस्त, यहाँ पर एक संथाल विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। उसके बारे में वीर भूमि और मान भूमि में वर्तमान जो इनके जिले हैं बंगाल में, वहाँ पर हुआ है। और विद्रोह को झारखंड की राजमहल की दामिने कोहो क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह के दो भाई सिंधु और कानून मरमू ने किया था। संथाल विद्रोह को शांत करने के लिए औपनिवेशिक शासन कदम उठाए। संथाल परगना का गठन किया। एक संथाल द्वारा किसी गैर संथाल भूमि पर हस्तांतरित करना अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फणगिरी कलाकृतियाँ। ये 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की अवधि से संबंधित हैं। ये कलाकृतियाँ पहली बार 1942 में खोजी गई, 2003 में इसे फिर खोजा गया था। फणगिरी सांप के फन के आकार की पहाड़ी तेलंगाना का एक छोटा सा राज्य का गांव है, ठीक है। और यह कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म के इतिहास की युगांतकारी परिवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। बुद्ध के दैवीकरण, बौद्ध प्रथाओं का शांत घोषित करना, अनुष्ठानों का प्रचलन शुरू करने का प्रमाण मिलता है। बुद्ध के सलवट पड़े हुए रोमन टेगा विशेष सफ़ेद परिधान को दर्शाया गया है। यहाँ से प्राप्त तोरण, महायान, हीनयान दोनों संप्रदाय उपस्थित माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रजमुष्टि कलागा। ये क्या है? ब्रजमुष्टि कलागा कुश्ती का एक अनूठा रूप है, पारंपरिक कुश्ती से अलग है, जिसमें 2 जट्ठी यानी लड़ाके जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। और वज्रमुष्टि नामक एक हथियार का उपयोग करके नक्कल डस्टर, जैसे नहीं होता है वो मुर्दंग जिसे आप बोलते हैं, मृदंड, उस तार का जो गधा जैसा होता है लेकिन लकड़ी का होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, आप मृदंड कहते हैं, उसी टाइप का है ये। और इस खेल में जो पहलवान सबसे पहले प्रतिद्वंदी के सिर से खून निकालता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। यह कब होता है? नवरात्रि के 9 दिन मैसूर प्लेस यानी मैसूर कर्नाटक में किया जाता है। पहली बार इसका उल्लेख चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय के मानसोल्लास से प्राप्त हुआ था। पुर्तगाली यात्री फर्मो नुनूज ने भी कुश्ती के इस रूप का उल्लेख किया है और विजयनगर साम्राज्य में इसके प्रचलन की बात आती है, ठीक है। अगला, अब हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो इस वर्ष सुर्खियों में रही हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी साइट्स इस वर्ष सुर्खियों में रही हैं मित्रों, ठीक है। कौन कौन सी साइटें हैं जरा उसे देखते हैं। सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल यानी इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़। तो सबसे पहले आता है किलावाड़ी उत्खनन, यानी किलावाड़ी उत्खनन में क्या हुआ इसको जरा देखें हम लोग। तो क्या है, तमिलनाडु के किलावाड़ी पुरावेत्ताओं ने संगम युग के क्रिस्टल क्वार्टर्स से बनी एक भार माप इकाई की खोज की है। इसे किलाड़ी या किलाड़ी उत्खनन के रूप में भी जाना जाता है। किलाड़ी तमिलनाडु के बोगई नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है और ASI और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन किया है। किलावाड़ी का ऐतिहासिक महत्व क्या है जरा इसे समझते हैं। ऐतिहासिकता की पुष्टि 6वीं शताब्दी के 4वीं शताब्दी के बीच में लौह युग के समय, ठीक है, में होती है और 6वीं शताब्दी में लुप्त नगरीय बस्ती है। किलाड़ी उद्योगों के अस्तित्व की बुनाई का उद्योग यहाँ पे प्रचलित था। ताम्र ब्राह्मी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है।
संगम युग के से संबंध है। ठीक है, 3री शताब्दी में प्राचीन तमिलनाडु केरल के काल का है। कवित्री और विद्वानों की सभाओं में संगम कवियों का वर्ण सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी मिलती है। 3 संगम योग, तीसरा मदुरई, दूसरा कपाड़पुरम में आयोजित हुआ, इसकी जानकारी मिल रही है। भट्टा कृतुल आमतरण तमिल प्रथा संगम व्यापक रूप से प्रचलित था। संगम साहित्य में तोलकप्पियम पहला संगम युग साहित्य, पुत्तुल शामिल है। जुड़वा महाकाव्य, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य जो संगमकालीन स्थल तौर थे उन्हें देखते हैं, जैसे पौरनईकोट्टई, इसे देखते हैं तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में अवस्थित। पौरनईकोट्टई स्थल संगोदाई संगम युग से संबंधित सोने के स्टड हड्डी से बना हुआ नुकीला एक औजार मिला है। समाधान स्थल के संकेत मिले हैं। दुर्ग क्षेत्र मिला है। पुदुकोट्टई बुनाई उद्योग के तौर पर जाना जाता है। आदि चन्नूर एक पुरातत्व संग्रहालय स्थापना की आधारशिला रखी गई और उन 5 स्थलों में से है जहां प्राचीनतम स्थल घोषित किए गए हैं 2021 में। अन्य राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, धोलावीरा और शिवासागर असम में है। आदि चन्नूर लोह युग का एक समाधान स्थल है। तमिलनाडु में तूतुकुड़ी जिले में तमिरवड़ी नदी तट पर स्थित है और महापाषाण संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर 467 ईसा पूर्व खुदाई हुई। पुरावस्तुओं में 665 से मिल्टेस यानी मक्का, धान जैसे खाद्यान्न फसलों के अवशेष प्राप्त हुए। संगम साहित्य का निर्माण प्राचीन समुद्री बंदरगाह कोरिकल अधिचूर्ण से अवस्थित है। अगला जो है जूना खाटिया स्थल, ये कहाँ पे है? पुरातत्व 2018 के बाद 500 समाधियों कब्र समाधान खोजा है और गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में मिला है। अब तक दर्ज सबसे बड़ा हड़प्पा समाधि स्थल है। ठीक है, समाधि संरचनाएं मानव द्वारा परिष्कृत बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। रिजर्व्ड सिल्वर वेयर जार चित्रकारी यहाँ पर की गई है। चेब्रालू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। पूर्वी चालुक्य, वेलांती, काकतीय और टीराजदुलू में है। ठीक है, चतुर्भुज ब्रह्मेश्वर मंदिर तालाब के नीचे भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। पूर्वी चालुक्य भीम से है, 2 मंजिला मंदिर है, एक विशाल शिवलिंग विद्यमान है। नागेश्वर स्वामी शिव मंदिर 11वीं शताब्दी का ज्ञान है। आदिकेश्वर मंदिर स्थापत्य चोल शैली से निर्मित भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा आकृतियां निर्मित हैं। मोहिनीर के बारे में बात करें, ये देखिए मोहिनीर, ये जो स्थल है। ठीक है, तेलंगाना के विरासत संरक्षण उत्साही समर्थन मुदमुल गांव मोहिनीर में यूनेस्को ने दर्जे की मांग की है। महापाषाण काल के बड़े खंभे और सीधे खड़े पत्थर मिले हैं। आमतौर पर इन्हें समाधि स्थल के रूप में इंगित किया जाता है। ठीक है, मोहिनीर इस तरह से स्थापित है जैसे विषुव और संस्कृति जैसे विशिष्ट दिनों की अवधि और सीधी रेखा जैसे छाया बन सके। मोहिनीर में मदद में आरंभिक सूर्य की बदलती स्थिति को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, 467 ईसा पूर्व के अलग अलग पुरावस्तुओं के तौर पर हैं। अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे अगर हम बात करें तो जूना खटिया स्थल है, जो हमारा पुरातत्वविदों ने इसे 2018 में 500 समाधियों कब्रिस्तान के तौर पर गुजरात के कच्छ जिले में खोजा है। ठीक है, और इन समाधियों पुरस्कृत बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और योजना से निर्मित हैं। रिजर्व शिल्प रियर बियर। ठीक है, चेब्रलू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का एक कस्बा है, मंदिर निर्मित है और इसमें चतुर्भुज ब्रह्मेश्वर मंदिर, पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम, नागेश्वर स्वामी, आदि स्वामी नरसिंह। ठीक है, ये दोबारा रिपीटेड पेज है। अगला चैप्टर हमारा क्या है? पर्सनैलिटी। कौन कौन से ऐतिहासिक पर्सनैलिटी की चर्चा के विषय रहे हैं इस साल? तो सबसे पहले बात आती है मीर भोज की। हरियाणा के कैथल में राजा मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हैं कौन मीर भोज? जरा इनके बारे में बात करते हैं। क्या है? 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक थे। अपने पिता रामभद्र के उत्तराधिकारी बने और सिंहासन पर आसीन हुए। आदि बराह की उपाधि धारण की। ठीक है, और व्यापारिक सुलेमान ने उन्हें महानतम गुर्जर प्रतिहार सम्राट के रूप में इंगित किया है। इनके दरबार में राजशेखर रहते थे। अगर हम बात करें विजय और कूटनीति के पुनर्गठित किया बरहा, दौलतपुर, कला और पहेवा में अभिलेख हैं। ठीक है, मालवा, राजपुताना और मध्य क्षेत्र में नियंत्रण किया। कल्लड़ की राजतरंगिणी का उल्लेख मिलता है और जो कश्मीर तक विस्तृत है। पूर्व में पालों, दक्कन के राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने पाल राजा देवपाल के साथ युद्ध लड़ा था और बाद में ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार भोज और देवपाल के पुत्र को हराया था। उनके शासनकाल के दौरान अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय कन्नौज के शासन के सबसे बड़े राष्ट्रकूट शासक थे।
और इनको जीतकर नर्मदा नदी को विस्तारित किया था। ठीक है, अब देखिए जरा गुर्जर प्रत्याग के नागभट्ट व संस्थापक हैं वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मीर भोज, महेंद्रपाल, जसपाल। बड़े नगर कौन हैं? उज्जैन और कन्नौज है। ठीक है, साहित्यिक अगर हम बात करें तो एहुल अभिलेख से जानकारी मिलती है, हिंसान की यात्रा वृत्तांत से, बाणभट्ट के हर्षचरित्र से। प्रशासन परमेश्वर महाराजा, इसका उल्लेख भुक्तियों मंडलों में, यानी गुप्त काल से रिलेटेड ही इनका क्या है? प्रशासनिक विभाजन है। सामाजिक व्यवस्था देखें, जाति प्रथा प्रचलित थी, अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। ठीक है, ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था थी, मूर्ति और यज्ञ पूजा धार्मिक स्थल होते थे। कला और स्थापत्य के बारे में यदि हम बात करें, साहित्य महान संरक्षक के तौर पे जाना जाता है। विष्णु को विश्वरूप से, पार्वती का विवाह, महिला आदिकृति, सुरंदरी आदि राज शामिल हैं। उष्टट ओसियम, महामारु शैली, ठीक है, मुख्य आदि, 4 सहायक मंदिर, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संत मीराबाई के बारे में, जो सुर्खियों का विषय रही हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई की कौन सी 525वीं जयंती मनाई गई है। मीराबाई के बारे में भक्ति आंदोलन के महान संत कवियों में से एक थीं। एक हिंदू रहस्यवादी कवित्री, भगवान कृष्ण की परम भक्त। आरंभिक जीवन राजस्थान के जोधपुर राजा रतन सिंह के घर हुआ। बचपन का नाम यशोदा था। 1516 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज राज से इनका विवाह हुआ। राणा सांगा के अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर मुगल शासक बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था। एक संत के रूप में उनका जीवन बात करें तो ये बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं। गिरधर गोपाल कहती थीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। गीता काव्य ब्रज भाषा में संकलित है। ठीक है, और राग गोविंद नरसिंह जी का मायना गीत गोविंद पर टीका मारा। मीराबाई का मल्हार, राग विहाग, गरबा गीत शामिल किया गया है। रॉबर्ट ब्लाइव और जॉन हिट्सफील्ड ने मीराबाई एक्सटोटिक पोएम्स, मीराबाई कुछ कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। भक्तमाला में ब्रजराज भाषा में रचित एक काव्य संग्रह है, जिसकी राजा नवादास, गुरु नाभादास ने 1585 में किया था। भक्ति आंदोलन के बारे में यदि हम बात करें, 7वीं 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मानी जाती है इसकी शुरुआत। ठीक है, सभी मनुष्यों को समानता पर बल दिया था। ठीक है, दक्षिण भारत में यदि हम बात करें, अलवार और नैनार 2 संत विभाजन हुआ 2 समितियों में। नैनार कौन थे? जो शिव को पूजा करते थे, 13 संख्या थी। ठीक है, अलवार विष्णु की पूजा करते थे, इनकी संख्या 12 थी। ठीक, आगे अंडाल भक्ति के गीतों में त्रुपाई कहा जाता है। अलवार संतों को गीत प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन से संस्थापक किस तौर पे हैं। गुरु नानक 15वीं 17वीं शताब्दी में, दादू 16वां से 17वीं, नरसिंह मेहता 15वीं, मीराबाई 16वीं, ज्ञानेश्वर, नामनाथ, एकनाथ, तारानाथ, बसवंदा 22वीं, तो पुरंदरदास 15वीं 16वीं। ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा अगला मध्य और उत्तर भारत। 13वीं शताब्दी के आसपास भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत के मध्य और उत्तर भारत के प्रसार होने से दौरान भक्ति आंदोलन की लहर जगी। 2 व्यापक है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा जो सगुण यानी साकार की बात करते थे, निर्गुण जो ईश्वर निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। अगर हम इनमें सगुण में करें तो तुलसी और मीरा हैं, इनमें गुरु और कबीरदास को तौर पर आते। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, मराठा भाषा में करते थे। और पंढरपुर विट्ठल भगवान विष्णु के एक रूप के मंदिर में ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम प्रमुख ऋषि हैं। कर्मकांडों की व्यवस्था किया। पूर्व में असम में नव वैष्णव शंकरदेव थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे लोक गायन के तौर पे। नेक्स्ट है हमारी आज की अगली सुर्खी रानी दुर्गावती। कौन है? रानी दुर्गावती के बारे में। कौन है दुर्गावती? 500वीं जयंती मनाएगी रानी दुर्गावती की। इनका बांधा जिले के महुआ में चंदेल राजवंश में हुआ था। राजवंश इनके 12वीं शताब्दी के अंत तक चंदेल राजवंश का पतन हो गया, लेकिन बाद में इस चंदेल शासक कीरतपाल सिंह रानी दुर्गावती के पिता द्वारा पुनर्जीवित किया गया। और गाड़ा कणगा गोंड राजवंश के शासक दलपत शाह से इनका विवाह हुआ। ठीक है, गोंड सबसे बड़े जनजातीय समूह में से एक है। इस जनजाति मध्य भारत में निवास करती थी। इसका नेतृत्व रानी 1550 में दलपत शाह की मृत्यु बाद में सत्ता संभाली रानी दुर्गावती ने। अकबर के साथ संघर्ष किया। असफ खान की मृत्यु के नेतृत्व में साम्राज्य पर आक्रमण किया गया। रानी दुर्गावती ने रानीताल, चेरीताल, आधारताल जैसे जलाशयों का निर्माण किया। इनकी राजधानी सिरोगढ़, चेरागढ़ स्थानांतरित की गई। सामरिक दृष्टि से सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। धर्मगुरुओं का संरक्षण आचार्य विट्ठलनाथ के गढ़ पुष्टि मार्ग पंथ का स्थापित किया। उन्होंने वल्लभ समुदाय के धर्मगुरु मालवा के बाज बहादुर पर विजय तारीखे फरिश्ता दुर्गावती मालवा शासक के बाज बहादुर को पराजित किया था। ठीक है, ये चंदेल वंश के संस्थापक के बारे में। जोजाक भुक्ति इस वंश के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, संस्कृत और प्राकृत भाषा थी इनकी। ऐतिहासिक लेखन अगर हम बात करें, दुर्गावती की कहानी अबुल फजल ने, अकबर के इतिहासकार थे, विष्णु सलीमन ने रचनाओं की थी। उन्होंने बुंदेलखंड की समृद्ध विरासत के योगदान, कलिंजर किले के अंदर मंदिरों को बात की है। छत्रपति शिवाजी के बारे में यदि हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी का राज्य जब से कि इस वर्ष
इस वर्ष कौन सी जयंती मनाई गई है? 350वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी 1627, 1680, 19 फरवरी 1630 में पुणे के जुन्नर शिवनेर किले में हुआ था। माता जीजाबाई शाहजी भोसले देशमुख नामक शक्तिशाली योद्धा परिवार में हुआ था। शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना के तौर पर जाने जाते हैं। स्वराज स्थापना में शिवाजी ने साम्राज्य हमेशा लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहेगा। गुरु मुरुमदेव, राजगढ़, तोरण, कोंढाना, पुरंदर किले भी इन्होंने जीते थे। शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक मंत्रिपरिषद होती थी और मंत्री में 8 मंत्री होते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा के बारे में मजूमदार, लेखक, बकाई निवास होते थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने का वेतन दिया जाता था, कभी सेना को अनुदान दिया जाता था। मिराजदारों में अगर हम बात करें तो निगरानी रखी जाती थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का सैन्य संगठन, शिवाजी के गुरिल्ला पहाड़ी युद्ध में छोटी सी घुड़सवार मावी सेना, मराठा नौसेना होती थी। ठीक है, और गुरुब और गलगट पाल जैसे योद्धा यहाँ पे शामिल होते थे। आगे क्या है? दुर्गा के संपूर्ण प्रभाव दुर्ग में किसी अधिकारी को नहीं सौंपा गया था, बजाय किले के हवलदार और सरनोबत को उन्होंने समुद्री दुर्गों, किलों का निर्माण भी करवाया। दुर्ग नौसेना की सुरक्षा प्रदान करते थे, जंजीर में सिद्दी और पुर्तगालियों पर नियंत्रण रखते थे, निर्माण करवाया। ठीक है, आगे सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 125वीं पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 के बारे में उन्होंने सिविल सेवक, पत्रकार, शिक्षाविद के रूप में काम किया। असवाने बागवाते हिंद, बगावते हिंद, सेना का विद्रोह नीवा 1857 की क्रांति पर ये किताब लिखी थी। ठीक है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ठीक है, गजट में नामक पत्रिका निकाली, सोसाइटी बनाए, तहजीब अल-अखलाक समाज सुधारक नामक पत्रिका निकाली। वे ईसाई धर्म के भी जानकार थे। उन्होंने कमेंट्री ऑफ द होली बाइबल का नाम की पुस्तक की रचना की। ऐतिहासिक आसार उस सनादीद की रचनाएं बनाई। 1863 में 63 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लिए अंग्रेजी भाषा में निपुणता पर निर्भर करने की बात की। महिलाओं के अधिकारों विचार रूढ़िवादी थे। ठीक है, असंगठित ट्यूटर आधारित घरेलू शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, यद्यपि उन्होंने बहुविवाह, शिशु हत्या पर बाल विवाह की निंदा की थी। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में देखें। 200वीं जयंती इस वर्ष मनाई गई और 1824 में इनका जन्म हुआ था। काठियावाड़ा गुजरात के मोरबी में। स्वामी बिरजानंद के सानिध्य में मथुरा में पढ़नी, पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन किया। सत्यार्थ प्रकाश, भेदभाषा, भूष भेदभाष्य जैसी रचनाएं लिखी। ठीक है, मानव निर्मित कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया और वेदों की परम सत्ता को स्वीकार किया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। जाति प्रथा में जाति वंशानुगत नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रतिभा और स्वभाव पर निर्धारित होती है। हालांकि जाति संस्था को पूरी तरह विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने भीतर महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत जरूर की। छुआछूत के खिलाफ थे लेकिन वैदिक शिक्षा की वकालत करते थे। महिलाओं के बारे में बात करें, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहिष्कृत स्थिति का रहने का उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा के लिए बाहर राजा दयानंद स्मृति में लाला हंसराज एंग्लो वैदिक विद्यालय यानी डीएवी कॉलेजों की स्थापना की गई। ठीक है, डीएवी कॉलेजों की स्थापना की गई थी। राजनीतिक दर्शन के बारे में प्रबुद्ध राजशाही का विचार रखते हैं और मनुस्मृति को उधार लिया था और ऐसे ही राजशाही को पूरी तरह धर्म पालन पर आधारित थी। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी लोकतंत्र से संबंधित बात ये करते थे। आगे है सामाजिक आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन, शुद्धि कार्यक्रम चलाए। स्वराज का विचार 1876 में पहली बार इन्होंने ही दिया। स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम किया। 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। एकेश्वरवादी हिंदू व्यवस्था की बात की। ठीक है, और विश्व को आर्य बनाते चलो का नारा दिया। हिंदू धर्म की काल्पनिक मान्यताओं को दूर रहना, कृष्णवतो विश्व आर्यमन बात की। शुद्ध ज्ञान स्रोत के बारे में बात की। नेक्स्ट है हमारा श्री अरविंदो घोष, इनके बारे में 150वीं जयंती बनाई गई। पुडुचेरी के ओरिवैली में समापन हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी में बंगाल कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, क्रांतिकारी थे। भारत में गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन, नौकरी छोड़ दी थी और 1907 में सूरत अधिवेशन में सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक का शामिल हुए थे। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। 93-94 इंदु प्रकाश द्वारा लिखे गए न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर ओल्ड शीर्षक प्रकाशित किया गया और उन्होंने कांग्रेस को अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। ठीक है, अरविंदो का मार्च 1906 में बंगाली समाचार पत्र युगांतर में खुले विद्रोह को पूर्ण स्वतंत्रता का विचार किया और बिपिन चंद्र पाल द्वारा स्थापित वंदे मातरम समाचार पत्र की में संपादन भी किया। ठीक है, आगे 2 साहित्यिक पत्रिकाएं भी लिखी। कर्मयोगी अंग्रेजी में और धर्म बंगाली। 1914 में दार्शनिक पत्रिका आर्य की शुरुआत की।
ठीक है, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ह्यूमनिटी, एसेज ऑफ गीता, कलेक्टेड पोइम्स ऑफ प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये पुस्तकें भी इन्होंने द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, 1910 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद आध्यात्मिक की ओर चले गए। उन्होंने एकात्मक योग नामक एक योग साधना बनाया, आध्यात्मिक साधकों को समुदाय की स्थापना की। 1926 में मीरा अल्फसा के उपयोग के लिए अरविंदो आश्रम की स्थापित हुए। तमिलनाडु में औरोविले अर्थात भोर की तरह शहर की स्थापना की और शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौम शहर दिया। अरविंदों के संबंधी दर्शन आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारिकता का संश्लेषण किया। उनके अनुसार ज्ञान, भक्ति और कर्म मनुष्य के दिव्य मार्ग के पथ पर चला है। हालांकि मजबूत व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, रचनात्मक बुद्धिकता संश्लेषण आवश्यक है। श्री अरविंदो मानव द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के विभाजन के विश्वास नहीं करते थे। वे रामानुजाचार्य शिक्षा में प्रभावित थे। उन्होंने बहिष्कृत लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने की बात की थी। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा में बात करें, जनजातीय गौरव दिवस 2021 में पहली बार प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को बनाया जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाने की बात कही गई है। इस अवसर पर सरकार ने PVTGS विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री जनजातीय महाभियोग की शुरुआत की। बिरसा मुंडा प्रारंभिक जीवन धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार में सामाजिक सुधार ने प्रार्थना के महत्व, शराब से दूर रहने, ईश्वर में विश्वास करने, आचरण संहिता का पालन करने की बात की। श्री अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बात करें तो ये अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं रंपा विद्रोही की 100वीं वर्षगांठ मनाने की बात हैदराबाद में वर्ष भर चलने वाले शुभारंभ की आरंभिक स्थान 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश के भीमावरम के निकट मैगुल गांव में हुआ था। वे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और स्थानीय पंचायत अदालत की न्याय पाने के औपनिवेशिक अदालतों को बहिष्कार किया और उन्होंने खादी पहनने और मद्यपान त्याग करने की बात की। रंपा विद्रोह मान्यम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मन्यम बीड़ू जंगलों के नायक कहा जाता था। ठीक है, और संगठित गुरिल्ला संघर्ष चलाया। विशाखापट्टनम चितोपल्ली पुलिस स्टेशन, इसी तरह पहला हमला विशाखापट्टनम पुलिस स्टेशन 7 में 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू शहीद हो गए। ठीक है, रंपा विद्रोह के पीछे कारण रंपा गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों के अधिकारों को छीनने के विरोध में हुआ था। ठीक है, बेट्टी श्रमिक, अवैतनिक मजदूर, गोथी श्रमिक, रेडी बंधुआ मजदूर, कुलिम श्रम प्रणाली, मुख्तार गांव का मुखिया की शक्ति को कम कर दी गई थी। ये विरोध के कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम क्या है? हाल ही में पिप्पा नाम की एक फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म में काजी नजरुल इस्लाम 1922 के ब्रिटिश विरोधी गीत करार ओई लोहो कपोट जेल की लोहे की सलाखें को एक नए रूप में प्रदर्शित किया गया और इस गीत को लय धुन में बदलाव करके बांग्लादेश में व्यापक स्तर पर आलोचना की जा रही है। काजी नजरुल इस्लाम के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी बंगाल में बर्धमान जिले के कुचरुलिया गांव में हुए थे और वे सैनिक के रूप में ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे। नजरुल इस्लाम विद्रोही को भी विद्रोह कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और उन्होंने दास्ता, घृणा परंपरा आदि लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। 2000 से अधिक गीत लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। नजरुल गीति के नाम से लोकप्रिय हैं। नजरुल का पहला लेख 1919 में ऑटोबायोग्राफी और डेलीगेंट सौगात में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इरविन समझौता पर हस्ताक्षर का विरोध किया था इन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था और पुरस्कार 1960 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला और बांग्लादेश ने उन्हें राष्ट्रकवि एक दूसरे पदक से सम्मानित किया। ठीक है, राजा रवि वर्मा, इनकी बात करते हैं। राजा रवि वर्मा की 175वीं जयंती मनाई गई और लिथोग्राफी के संस्थापक थे। एक सपाट पत्थर पर धातु के प्लेट पर चित्रण करने की कला है। यह यूरोपीय अकादमी कला संगीतक भारतीय परंपरा में से एक सुंदर मिश्रण है। पौराणिक कथाओं की दृष्टि से चित्रित पौराणिक किया जाता है। प्रेम प्रसंग, नल दमयंती कथा, भगवान श्री राम और वरुण देव की विजय बताया गया। आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में रवि वर्मा को जाना जाता है। इनका जन्म त्रिवनकोट के किलमारू महल में 1848 में हुआ था। राजा की उपाधि लॉर्ड कर्जन द्वारा इन्हें दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य व्यक्तित्व कौन है? शंकर देव, असम के एक वैष्णव संत थे, नाटककार, सामाजिक, जिनका जन्म 1449 में। वैष्णववाद को एक रूप में एक शरण एक हरि नाम धर्म का प्रचार किया। इसमें भगवान कृष्ण के परम शाश्वत एक माना गया, पूरी तरह एकेश्वरवादी थे। ठीक है, अंकिया नाट यानी बैर गीत, बुआना, नृत्य सारिया, नामगारों की स्थापना की गई। दृश्य कलाएँ, सप्त, बैंकुट, वृंदावनी वस्त्र,
अहिल्याबाई होलकर, इनके बारे में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर करने का निर्णय लिया गया। यह 18वीं शताब्दी के दौरान मालवा प्रांत में रानी थी। भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई पति खांडेराव की मृत्यु के बाद 1754 में मालवा पर अधिकार कर लिया। उनके शासन की प्रमुख विशेषताएं अगर हम बात करें, महेश्वर शहर की साहित्यिक, औद्योगिक, संगीत, कला, शिल्प कला केंद्र बन गया, ठीक है। और बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वर सहित मंदिरों का निर्माण किया गया। नारायण गुरु, इनके बारे में बात करें, हिंदू साहित्य समाज के सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का विचार प्रस्तुत किया। पद्मनाभ पल्पू नामक मिलकर एक जाट समुदाय का उत्थान किया। आदिपुरम आंदोलन की शुरुआत की। त्रवणकोर में मंदिर प्रवेश में वैकोम सत्याग्रह किया, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, 10 नंबर पटना सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती के सिंहासन के बारे में। बंगाल प्रेसिडेंसी में आरा में बिहार और उड़ीसा प्रांत में गठन की महत्वपूर्ण भूमिका दी। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बनी ब्रिटिश समिति सक्रिय सदस्य। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। संविधानवादी राष्ट्रवादी थे। संवैधानिक तरीके के अपनाते। राजेंद्र प्रसाद इसका औपचारिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुख्य पुस्तकें इकबाल, द पोस्टेड ऑफ द पैसेज, कश्मीर प्लेग्राउंड, ठीक है। अगला है हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। सहजानंद सरस्वती का 36 में लखनऊ के अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। प्रथम अध्यक्ष हुए। उन्होंने बिहार में जमींदार भूमि बेदखल बाक्सत आंदोलन को शुरू किया। परिणाम स्वरूप किसानों के अधिकार, बिहार टेनेंसी एक्ट, बाक्सत लैंड एक्ट लागू किया। उन्होंने बिहार डालमिया तिल में चीनी मिल सफल संघर्ष किया, ठीक है। नेक्स्ट है मालती महमूद मंगरी औरंग, क्या है, उन्होंने भारत की असम की पहली महिला शहीदों के तौर पर इन्हें जाना जाता है, ठीक है। यानी ये असम के चाय अफीम विरोधी अभियान अग्रणी सदस्यों में से एक थी, ठीक है। 1921 में औपनिवेशिक काल के दौरान विदेशी शराब अफीम के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के कारण उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। रुक्मणी लक्ष्मीपति की बात करें हम तो क्या है इसमें, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक थीं। महात्मा गांधी सी राजगोपालाचारी सरोजिनी नायडू से प्रभावित थीं। योगदान क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वेदरायण सविनयवज्ञा यानी नमक सत्याग्रह का हिस्सा, पहली महिला थी जिन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान कैद किया गया, ठीक है। मद्रास विधान परिषद के लिए चुना गया और विधानसभा के सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक। अशफाक उल्लाह खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अशफाक उल्लाह खान ने सशस्त्र क्रांतिकारी के तौर पर एचआरए का नाम और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र सान्याल एचआरए का मुख्य सदस्य थे। एक कवि भी थे, बारसी और हसरत उपनाम की शायरी लिखते थे। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल, उन्होंने फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। आगे है हमारा श्री रामालिंगा स्वामीगल। प्रधानमंत्री श्री रामालिंगा स्वामीगल ने 200वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का संबोधित किया। रामलिंगा स्वामीगल के बारे में वेल्लार या रामलिंगा अडिगल के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें तमिल संतों से संबंधित ज्ञान सिद्धार कहा जाता है और ज्ञान से तात्पर्य उच्चतर बुद्धिमत्ता से है। वेल्लार ने शुद्ध सन्मार्ग संबंध में मध्यम जाति के उन्मूलन का प्रयास किया था। शुद्ध सन्मार्ग संगम के अनुसार मानव जीवन के सर्वप्रमुख पहलू प्रेम, दान करना व पवित्र कर्मों का संपादन करना चाहिए। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की बात रामालिंगा स्वामीगल द्वारा की गई थी, ठीक है। अगले चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा है पुरस्कार से संबंधित। किससे है? पुरस्कार से संबंधित, उसे देखते हैं। क्या है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नोबेल लेखक जॉन्स फॉन्से को दिया गया। उन्हें अभिनव नाटकों की गद्य रचनाओं के लिए दिया गया। नोबेल भारत में अगर हम विजेताओं के बारे में बात करें तो संवेदनशील नवीन सुंदर लेखन के लिए थे। उन्होंने लेखन शैली उत्कृष्ट
काव्य शैली की रचनाएं की। भौतिकी का नोबल 1930 में किसे दिया गया था? सीवी रमन को। हरगोविंद खुराना को दिया जा चुका है, भारतीय। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, ठीक है। अमर्त्य सेन को 1998 में, वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबल दिया जा चुका है, ठीक है। साहित्य के नोबल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। अकादमी में फंसे नॉर्वे अकादमी फौसे के यह सम्मान नॉर्वे नॉर्नॉर्स्क भाषा के लिखी जातियों के द्वारा दिया जाता है। इन कृतियों में कोई नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों किताबें, अनुवाद आदि शामिल हैं। नॉर्नॉर्स्क नॉर्वे के 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक हैं। साहित्य का नोबल पुरस्कार 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। इसे व्यापक रूप से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। 1901 से 2023 तक कुल 116 बार साहित्यिक नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब तक 120 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक मार्नी एर्नी एरोस्क और तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाहा ने जीता था। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखें। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की नामांकन प्रक्रिया में बदलाव करने के विचार कर रहे हैं साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के बारे में। और साहित्यिक सम्मान है प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति लेखक को दिया जाता है। इससे संबंधित 22 भाषाओं अलावा अंग्रेजी, राजस्थानी भाषा का भी पुरस्कार के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। ताम्रपत्र युक्त मंजूषा, 1 शॉल और 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। स्वायत्त संगठन और सोसाइटी पंजीकरण 1860 के तहत यह सोसाइटी गठित की गई थी। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को मान्यता दी गई। सरकार का ये वाला राष्ट्रीय सम्मान निष्पादन कला कलाकार शिक्षकों में है। इसका उद्देश्य 75 वर्ष से अधिक आयु के उन भारतीयों को सम्मानित करना है जिन्हों कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी वन टाइम अवार्ड है। 1 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र, अंगवस्त्र दिया जाता है और यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित की गई और निष्पादन यानी परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर शीर्ष निकाय है और संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य क्या है हमारा? संगीत, नृत्य और नाट्य विविध संस्कृति विशाल अमूर्त स्थलों में संवर्धन करना है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, रत्न सदस्यता, संगीत नाटक अकादमी अकादमिक पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पुरस्कार क्या है इनका? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है? पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर पुणे में दिया जाता है। 2022 में ईसाई की स्वर्ण जयंती अवसर पर स्थापित किया गया है। प्रख्यात भारतीय खगोलविद में सम्मानित करना है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप भारतीय रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक हैं। ऊटी रेडियो ORT जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। यह एक स्वीक्योर एरे सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार देखें। असम के रहने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1957 में स्थापित रमन मैग्सेसे एशिया का नोबल कहा जाता है। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम से रमन मैग्सेसे फाउंडेशन हर साल एशिया के व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में शांति, निशस्त्रीकरण, विकास इंदिरा गांधी पुरस्कार के तौर पर डैनियल वोनोवन, अबुल अब्बाद और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अहिंसक समाधान के लिए अरब जगत के युवाओं के नाम लेते हुए प्रयास दिए गए। 1986 में हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए इसे दिए जाते हैं। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम संपूर्ण विश्व के 6 भारतीय रेस्तरां अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र शामिल दिया गया। विदेशों में उन रेस्तरां को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया एक जो भारतीय पाक और व्यंजन परंपराओं को बढ़ावा दे। इस पहल की शुरुआत सांस्कृतिक संबंध परिषद ने की है और पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? ICCR के बारे में 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है। और यह विदेशी संस्कृति से जुड़े निर्माण में भाग लेती है, ठीक। नेक्स्ट अगला चैप्टर है हमारा जो सुर्खियों में रहा है, प्रमुख जनजातियां जो सुर्खियों में रही हैं। जरा उनके बारे में देखते हैं हम कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं जो सुर्खियों में रही हैं। पहला पॉइंट,
ठीक है, तो पहला है कोई भाषा। उड़ीसा मंत्रालय ने संविधान की 8वीं सूची में कोई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोई भाषा द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित है। कोंद नामक उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर बोली जाती है। उड़िया लिपि का उपयोग किया जाता है। गोसाई इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें सबसे आधिकारिक सूचीबद्ध वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। मूल संविधान की 14 भाषाएं सूचीबद्ध थीं, बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। सिंधी भाषा 1967 में कोंकणी नेपाली में इस सूची में शामिल किया गया। 2003 में 92 में संशोधन अधिनियम के माध्यम से संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो भाषाओं को जोड़ा गया था। नई भाषा का समावेश क्या है? वर्तमान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के विचार होती कोई निश्चित मानदंड नहीं है। हालांकि एक निश्चित मानदंड विकसित करने का पहवा 1996 में सीताकांत महापात्रा समितियों के गठन किया था, लेकिन ये समितियां संबंधित मानदंड से स्थापित करने में सफल नहीं रह सकीं। किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होने से प्राप्त होने वाले लाभ: उक्त भाषा के विकास में सरकार सहयोग करेगी, साहित्य अकादमी को मान्यता मिलेगी, राज्य विधानमंडल संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है और आरबीआई द्वारा नोटों पर अंकित किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? सुर्खियों में अन्य जनजातियाँ कौन सी रही हैं? जम्मू कश्मीर में पहाड़ी पदारी जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु लोकसभा में विधेयक पेश। छत्तीसगढ़ में सामूहिक हत्या की घटना के लिए पहाड़ी कोरबा। झारखंड में सराना अनुयायी धार्मिक पहचान का अंग गोरा। गारो जयंतिया में कुछवंडिया। पश्चिम में टोटो भाषा यूनेस्को ने लुप्तप्राय भाषा में जनजाति। त्रिपुरा में काकोबोरा बोराक जनजाति। म्यांमार भारत बांग्लादेश सीमा की 2 जनजाति। उड़ीसा जनजातीय खेल महोत्सव। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पारपो बांसुरी का कोया जनजाति। तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना। समक्का। कर्नाटक में हप्पिकी और पिक्की। तमिलनाडु और केरल में प्रोजेक्ट टाइगर में मुथुवन जनजाति। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज का हमारा लास्ट जो चैप्टर है जिससे रिलेटेड हैं हमारे क्वेश्चंस। क्या है? भारत में प्राचीन सैन्य प्रणाली। हाल ही में भारतीय सैन्य महोत्सव MSF को प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया है। क्या किया है उसे देखते हैं। यह सैन्य ज्ञान से जुड़े प्राचीन ग्रंथों लेखन की मान्यता प्रदान करता है। महाभारत, नीतिसार, अर्थशास्त्र, रुक्कुल आदि हैं। सैन्य शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा, यह युद्ध से संबंधित प्राचीन ज्ञान और बेहतर से समझ और साथ ही बढ़ता है। साथ ही समकालीन सैन्य पद्धतियों का उपयोग और सुविधाओं बनाने में मदद करता है। ज्ञान की बढ़ोतरी, रणनीतिक योजना, शासन कला और युद्ध से कौशल संबंधित विचारों सिद्धांतों पर शोध में करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट उद्धव के बारे में क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव परियोजना की शुरुआत भारतीय स्थल सेना और एक थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया USI के सहयोग से की गई। इस परियोजना में निम्नलिखित उद्देश्य हैं: शासन काल में रणनीतिक विचारों से संबद्ध समृद्ध भारतीय विरासत की पुनः खोज करना। उद्धव का आशय उत्पत्ति से है। सुरक्षा संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए समकालीन सैन्य पद्धतियों के साथ प्राचीन ज्ञान को समन्वित करना। प्राचीन सैन्य विद्या का इस्तेमाल, आधुनिक सैन्य चुनौतियों का समग्र दृष्टिकोण। ठीक है, प्राचीन भारत में ज्ञान बौद्धिक ग्रंथों, शास्त्रों, पांडुलिपियों, विचारकों और अन्य सैन्य अभियानों में शासकों द्वारा लिखित पुस्तकों के अध्ययन पर आधारित। कौटिल्य का यथार्थवाद। कौटिल्य ने 300 ईसा पूर्व मौर्य शासनकाल के दौरान अर्थशास्त्र की रचना की और इस पुस्तक के सुझाव के लिए रणनीति दी। मंडल सिद्धांत, शत्रुओं मित्रों का देश का ज्ञान संबंधित है। गुप्त सूचनाओं को एकत्र करना, रसद आपूर्ति। कामांधक का नीतिसार गुप्त काल है और संस्कृत ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की परंपरा का पालन करता है। भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा और रणनीतिक माया छल की रणनीति से फिर से नीतिसार की इस बात पर उल्लेख है महिलाओं को सेना में के युद्ध में भाग ले सकती हैं। तिरुवल्लुवर के आदर्श नैतिक। अग्निपुराण, युद्ध के मैदान का प्रतिज्ञान। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसमें क्या है? सुर्खियों में कच्छ के धोरडो गांव में सबसे पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित। धोरडो गांव कच्छ के रण में अवस्थित है। वार्षिक रूप से प्रसिद्ध ऋण उत्सव आयोजित किया जाता है। UNWTO मांडला गांव मध्य प्रदेश में चयन, कर्णावती, केन आदि इस गांव से होकर बहती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 में हुई थी। 2003 में संयुक्त राष्ट्र की अवधि विशेष एजेंसी बन गया। मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन। UNWTO पर्यटन संबंधी समाधान वैश्विक मंच का कार्य करता है, साथ ही पर्यटन संबंधी तकनीकी ज्ञान।
आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, चालक, पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके सदस्य भारत सहित 160 देश हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी और इसके तहत ग्रामीण पर्यटन सर्वोत्तम उदाहरण सम्मानित किया जाता है। गिरमिटिया मजदूरी क्या है? इनवेंचर लेबर। त्रिनाद और टोबैगो द्वीप समूह में भारतीय प्रवासियों द्वारा अब भी रामलीला का प्रदर्शन परंपरा निभाई जाती है और उनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर थे। 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य दास व्यापार करने चले गए थे और भी वहाँ पे अक्सर इन्हें गिरमिटिया कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर उन्मूलन 1916 मदन मोहन मालवीय ने गिरमिटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया और स्मर्ट्स गांधी समझौते के तहत 1914 में गिरमिटिया मजदूरों के आवागमन पर लगाए गए पोल टैक्स को छूट दिलाकर गिरमिटिया मजदूरों से भेदभाव समाप्त करने की बात की। नेक्स्ट है हमारा सुर्खियों में रहा त्यौहार। कौन कौन से त्यौहार हैं? जैसे पुस्कारु महोत्सव उत्तर प्रदेश, तेलुगु भाषी लोगों द्वारा 12 दिवसीय पुस्कारु महोत्सव वाराणसी में हुआ। पुस्कारु 12 पवित्र नदियों का पूजा को कहा जाता है जिसमें हर साल 12 साल में होता है। अम्बुबाची मेला असम में। अम्बुबाची 4 दिवसीय वार्षिक मेला है। असम की गुवाहाटी नीलांचल पहाड़ियों के कामाख्या मंदिर में लगता है। 51 शक्तिपीठों या शक्ति अनुयायियों के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह तांत्रिक अनुष्ठानों का प्रमुख पीठों में से एक है। कीटी बिहू मौसम असम फल में कंगोली बहु। कीटी का अर्थ है काटना, पौधे स्थानांतरण, रोपण को दर्शाता। हॉर्नबिल 24वां संस्करण नागालैंड के नागा विरासत गांव के किस्मा में स्थित है। कालबेलिया भागीदार देश हैं और असम में भागीदार। इस महोत्सव में त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। बन्नी महोत्सव कुरनूल जिले में देवरपट्टू बन्नी महोत्सव है। पारंपरिक खेलों, प्रतिभागों, देवताओं, मूर्तियों एक दूसरों के ऊपर लाठियों से प्रहार करके विजयदशमी की रात्रि में मनाया जाता है। केरा पूजापुरा त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और जो सप्ताह बाद लोगों को आग जलाने और अनुमति नहीं दी जाती है। नृत्य करने और गाने, यहाँ तक कि जूते पहनने और की अनुमति नहीं दी जाती आग जलाने। ठीक है। रजो पर्व उड़ीसा में है, 3 दिवसीय चलता है। विभिन्न नारित्व के जश्न के मनाने में भूमि देवी जगन्नाथ की पत्नी की पूजा की जाती है। ठीक है। आगे क्या है हमारे खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल। गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का समापन हुआ। राष्ट्रीय खेलों पर खेलों की तरह अनेक खेलों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। भारतीय सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल SSB के खेलों में भाग लेते हैं। भारतीय ओलंपिक खेल निर्धारण है। ठीक है। पहले संस्करण आयोजन 1924 में अविभाजित पंजाब लाहौर में किया गया था। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी लखनऊ ने की थी। ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1985 नई दिल्ली में किया था। राष्ट्रीय खेलों को 37वें संस्करण के बारे में राष्ट्रीय खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं सामग्री सबसे प्रदर्शन के लिए राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को प्रदान की गई थी। 1982 में 9वें एशियाई खेलों की मेजबानी भारत को दिलाने और दिल्ली में इन खेलों को सफल आयोजन राजा भालेंद्र सिंह को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रणति नायक और संयुक्त काले ने जीती थी। ठीक है। राष्ट्रीय खेलों का मसाल उत्तराखंड को सौंपी गई क्योंकि उत्तराखंड राज्य ही 38वें खेलों का आयोजन करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और उस समय इसके अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। ठीक है। भारतीय ओलंपिक खेल राष्ट्रमंडल खेलों को शासी निकाय है। पंजीकरण गैर लाभकारी संगठन आर्ट्स सोसाइटी रजिस्टर्ड के अंतर्गत है। खेलो इंडिया गेम्स, इसे जरा देखो। प्रथम खेलो इंडिया गेम 2030 दिल्ली में आयोजित हुए। 7 खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, CP फुटबॉल, पैरा शूटिंग। ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष पर हरियाणा ने प्राप्त किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का KIPG भारत सरकार के खेलो इंडिया पहल है। इसके तहत नई दिल्ली प्रतिस्पर्धा में इंडिया यूथ गेम्स, खेलों को यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में आयोजित किए गए। 2018 में अब तक 11 खेलों को इंडिया गेम्स में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। आगे डायमंड लीग लंबी कूद एथलीट मुरली श्रीशंकर डायमंड का तीसरा स्थान लिया 2010 में। ठीक है। GOIAF बर्ड। ठीक। नेक्स्ट है आपका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। WTC शीर्ष 9 टेस्ट टीमें शामिल हैं जिनमें सभी को 3 सीरीज घरेलू मैदानों और 3 विदेशी मैदानों में यानी कुल 6 सीरीज खेली होती हैं और WTC शीर्ष 2 टीमों को बीच आयोजन किया जाता है।
प्रत्येक टेस्ट सीरीज के लिए समान अंक निर्धारित थे, लेकिन इस बार प्रत्येक मैच के लिए समान अंक दिए गए। जीते गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर फाइनल के लिए क्वालिफाई की गई और व्यवस्थित टीमों के मैचों की संख्या का संतुलन दूर करने के लिए किया गया था। सुर्खियों में रही सरकारी पहलें जरा देखते हैं। एडॉप्ट ए हेरिटेज, भारतीय पुरातत्व ने एडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम की शुरुआत की। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2017 में पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को साझा प्रयासों के तहत किया गया। निजी सार्वजनिक संगठनों में सक्रिय भागीदारी। एएसआई महानिदेशक, प्राचीन संस्मारक, पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संचालित स्मारकों में स्वैच्छिक अनुदान। एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 की मुख्य विशेषताएं हैं। स्मारक सारथी, सार्वजनिक एनजीओ, सोसाइटी कोई भी हो सकते हैं। एएसआईओ द्वारा चुना गया पहल स्मारक मित्र कहा जाता है। परियोजनाओं में वित्त पोषण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी कोष का उपयोग कर सकेंगी। लचीलापन, किसी स्मारक को पूर्ण रूप से गोद लेने की अनुमति होगी। सुविधाएं होंगी, सुविधा के 4 आयामी नेटवर्क होंगे। परियोजना 5 वर्ष। राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्र मिशन, राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्र मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण भारत की अनूठी विरासत स्थल का दोहन किया गया। गांव के दिलचस्प स्थान, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रसिद्ध हस्तियां, त्यौहार और मान्यताएं, कला, संस्कृति आदि शामिल हो सकते हैं। समन्वय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्थापना की गई। गांवों की इस व्यापक अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसकी शुरुआत 2017 में संस्कृति मंत्रालय ने की थी। शामिल संस्थाएं एनएमसीएम, ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड सौंपा गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खेल केंद्र प्रदर्शन अधीन एक स्वायत्त संस्था है। अनुसंधान, अकादमिक खोज, प्रयास के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अभियान, राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभा खोज, स्काउटिंग मिशन, ऐसे संस्थानों की पहचान करना जो संकेंद्रित कला ग्राम स्थित किए जा रहे हैं। सीखने का वर्चुअल प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। पर्यटन स्थल के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, गुरु शिष्य परंपरा को सराहना। भौगोलिक संकेतक जरा देखें। जीआई टैग के बारे में एक प्रकार का ऐसा संकेत किसी उत्पाद की पहचान विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में WTO द्वारा दिया गया था। ठीक है, पंजीकरण के 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। ठीक है, ट्रिप्स समझौते को परिभाषित किया गया है। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने के लिए दार्जिलिंग चाय को यह टैग 2004 में प्राप्त हुआ था। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी और केरल हैं। भारत के सभी राज्य किसी न किसी उत्पाद को जीआई टैग मिला है। महत्व, जीआई टैग से किसी तीसरे पक्ष को गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए ठीक है। कानूनी विधान क्या है? भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग अधिनियम 1999, वस्तुओं और संकेतक विनिमय संरक्षण 2002। जीआई टैग उत्तर प्रदेश में जलेसर धातु शिल्प को, पारंपरिक सह उत्पाद को, ठीक है, ठठेरा समुदाय के इन उत्पादों से बनता है। कन्नौज में इत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा इत्र निर्यातक है। कन्नौज परफ्यूम भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त है। मिले जीआई टैग अमरोहा, ढोलक, बागपत, फर्जिंग, मैनपुरी, ताराकसी और बारीक जड़ई। ठीक है, कालपी का हस्तशिल्प, संभल, हॉर्न, बाराबंकी और महोबा का गोरा पत्थर। कर्नाटक में करी, ईसद, आम, लंबानी करना चाहिए। विशेषता, अनूठी सुगंध, अनूठा स्वाद। ठीक है, राजस्थान में जयपुरिया काफ्तोगार शिल्प, बीकानेर काश्तकारी शिल्प, जोधपुर शिल्प, बीकानेर शिल्प। ठीक है, गोवा में मनकोड़ा आम, गोवा बेम्बिक, गोवा काजू। तमिलनाडु में मिट्टी केला, बेबी बनाना। ठीक है, आगे साबूदाना के बारे में बात करें। ठीक है, तमिलनाडु में साबूदाना, उडुंगी, पारंगल, ताड़ का गुड़, मनमुदई, मृदभांड। छत्तीसगढ़ में बात करें तो नगरी दुबराज चावल। असम में बात करें तो जोहा चावल। मेघालय में बात करें तो लाकाडोंग हल्दी, गारो दमकंदा, लरनाई मिट्टी के बर्तन, गारो बिपची, लद्दाख सीख और थन। ठीक है, ये हैं। अरुणाचल प्रदेश में याक चुरुपी। ठीक है, उत्तराखंड में चमोली, लकड़ी का मखौटा। रामायण आधारित धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू समुदाय। ठीक, बिच्छू कुटी कपड़े उत्तराखंड में। काला भट्ट, बरांस, हान। अन्य हालिया जीआई टैग्स जैसे आपको देखें मंडुआ, रगरी, गढ़वाल और कुमायूं, झंगोरा मिलेट, लाल चावल, रेड राइस, चोलाई, पहाड़ी तूर, गहत दाल, रामनगर लीची, माल्टा फेल, रानगढ़ और अल्मोड़ा, चखोरी मिर्ची, बैरीनाग चाय, लिखाई और मोमबत्ती कुमाऊं रंगबाली वाली। ठीक है, अन्य सुर्खियों में क्या रहा है जरा उसे देखते हैं। होमुल नेलेडी के साक्ष्य समुदाय में अपने संबंधी के शवों को दफनाते होंगे और गुफाओं को नक्काशीदार अर्थपूर्ण तरीके से उत्कीर्णित करते होंगे। इसे होमो नेलेडी विलुप्त मानव प्रजाति कहा जाता है। होमो सेपियंस कब्रगाहों में कम से कम 1 लाख वर्ष पुरानी है। विशेषताएं, शरीर को पूर्णतः सीधे रखकर चलते हैं और आधुनिक मानव के समान कंधों की बनावट पेड़ों चढ़ने के अनुकूल होती है। महिला औदभुर
तमिलनाडु के मंदिर में महिला औदुबरों को नियुक्ति की गई और अदुवेर शिव मंदिरों में त्रिमूर ग्रंथों में शिव भक्त की स्तुति में ज्ञान सेवरत में थे। नयनार संतों ने 10वीं शताब्दी के भगवान शिव की स्तुति में गाए गए गीतों के 12 खंडों में संग्रह हैं। प्रथम 7 खंड तेवरम मणिकसागर, 8वें खंड में, 9वें खंड में तोतीराम शिव की स्तुति, 10वें खंड में तुरमर, 11वें खंड में महिला कवित्री कराइकल और 12वें खंड में पूर्णम। बाली यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के समय एशिया के सबसे बड़े मुक्तसाय वार्षिक व्यापार बाली यात्रा में उड़ीसा कटक महानदी पर हुई। यह मेला वास्तव में प्राचीन कलिंग साम्राज्य से शुरू होने वाला साहसिक समुद्री यात्राओं गौरव याद करने का अवसर है। बाली यात्रा मेले में मेला के ऐतिहासिक संबंधों में है। तपोई नामक ग्रंथ में से जुड़ी हुई नविता व महाभ्राता आपस में लौटने के इंतजार कर रही और एक युवती की पारंपरिक स्मृति में भी किया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि वैष्णव संत श्री चैतन्य इसी प्रभु के दिन में बाली से होती है। ठीक है, आगे यूनेस्को ने प्रिक्स वर्साय पुरस्कार बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रिक्स वर्साय पुरस्कार दिया है। दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है। 2015 से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है सबसे बेहतरीन हवाई अड्डे को। पुरस्कार आधिकारिक सूची में शामिल स्थापित इंटेलिजेंस के बारे में दिया जाता है। ठीक है, अभिलेख पटल के बारे में बात करें। इंटरनेट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय NAIA ने डिजिटल संग्रहण वेब पोर्टल तैयार किया है। NAI की एक पहल है। भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्डर सभी उपलब्ध होंगे। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के होगा। ठीक है, जैतन वर्चुअल बिल्डर, जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर भारतीय संग्रहालयों का एक डिजिटल संग्रह प्रणाली है और क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन और इसमें इमेज क्रॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग, मल्टीमीडिया रजिस्ट्रेशन प्रबंधन से मौजूद होंगे। ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग से विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कलाकृतियों के बेहतर तरीके से संरक्षण और अपने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए 3D सांस्कृतिक मंत्रालय के 10 संग्रहालय में आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महत्वपूर्ण पुरातत्व निवेश 44 स्थानों में। संयुक्त राज्य अमेरिका के 100 से ज़्यादा पुरावशेष वापस किए। USA ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी संहिता माल्टा MLAT हस्ताक्षर करते हुए पुरावशेषों के मूल देशों को वापस करने से किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय माल्टा का तहत न्यायालय के निषिद्ध नोडल मंत्रालय है और बहुमूल्य कलाकृतियों को सीमा शुल्क अधिनियम 19 वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023 में 2000 दिल्ली घोषणा पत्र से समाप्त हुआ। आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली स्थित बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया। ठीक है, अब जरा बौद्ध धर्म के बारे में देख लीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा हुआ था 563 शाख बौद्ध धर्म का सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म की नैतिक प्रगति, ये सारी चीज़ें की गई हैं। महायान इसका अर्थ निम्न महान है और रूढ़िवादी परंपराएं हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, अर्थ महान वहान है। ठीक है, और हीनयान का एक उप संप्रदाय है। वज्रयान तंत्रिका बुद्ध तांत्रिक संबंधित और अन्य संप्रदाय हैं। बौद्ध संगतियाँ, ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में। ठीक है, बौद्ध साहित्य अगर सुत्त पिटक, अधिधम पिटक और विनय पिटक हैं। ठीक, जैन धर्म के बारे में बात करें तो यहाँ जैन धर्म की उत्पत्ति लगभग ऋग्वैदिक काल से ही हुई थी। क्रमिक 24 महातीर्थंकरों के बारे में 30 में तीर्थंकर, 24 में वर्धमान महावीर थे। ठीक है, वर्धमान महावीर 540। ठीक है, और इन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया है। जैन के त्रिरत्न ये देखिए, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक, ये दिए हैं। और पंच महाव्रत, ब्रह्मचर्य, हिंसा, संपत्ति, चोरी, सत्य न बोलना। ठीक, ये बात की गई है। तो ये जैन धर्म की 2 संगतियों के तौर पर बात की जाती है। तो इस तरह आज हम लोगों ने विजन आई संस्थान के 365 का कला संस्कृति का टॉपिक कंप्लीट किया है। शीघ्र ही 365 अपलोड कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पेपर भी सारे अपलोड किए जा रहे हैं। आपके कमेंट्स और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।